ओके चलो सेटल्ड। आज कटक में बड़े कम बच्चे हैं, वैसे भी कम है, आज और कम लग रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट एंड फैट एज ओके। यूजुअल। ठीक है। ओके आई एम गुड, आई जय एम भद्रकाली फाइन। सर। जितने कमेंट्स में भी बच्चे लिख रहे हैं आई एम जय गुड, आई एम भद्रकाली सर। फाइन। जय भद्रकाली। सब कुछ बुलवा दो मुझसे हैं। गुड ओके इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। नोटबुक ओपन कर लिया सबने अपना? ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था रिलेटिव मोशन। मैंने आप लोगों को रेन प्रॉब्लम के काफी क्वेश्चंस कराए थे भाई, है ना। और जो डीपीपी कल अपलोड हुई थी वो थोड़ी ग्राफ वाली थी पिछले वाले लेक्चर की, तो मैं एक दिन बाद वो डीपीपी अपलोड कर रहा हूं ताकि आपने पढ़ रखा हो जो भी आप अगले दिन अटेंड करें, ठीक है ना। आज आपको मिलेंगे क्वेश्चंस रेन प्रॉब्लम वाले और एक दो रिवर वाले। ज्यादातर रेन प्रॉब्लम वाले प्रॉब्लम्स मिलेंगे आज को आप डीपीपी में जब अगर आप सॉल्व करोगे। तो अगर कोई बच्चा लेक्चर मिस भी कर देता है तो वो सेम डे डीपीपी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये इश्यू रहेगा नहीं कि आप लोगों को डीपीपी मिले और आपको समझना है। तो डीपीपी के ऊपर लिखा होगा एक्स्ट्रा डीपीपी। जब एक्स्ट्रा डीपीपी है ना वो मैं अपलोड करवा रहा हूं, उसमें क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके भेज रहा हूं जो एक्स्ट्रा डीपीपी का नाम से जो डीपीपी आपको मिला करेंगी, ठीक है ना। वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करा रहा हूं, वो अकॉर्डिंग टू द लेक्चर मैं आप लोगों को अपलोड करा के दूंगा। आपको लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, डीपीपी को अटेंड करना है। जो क्वेश्चन नहीं होता एक बार वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प लेनी है, फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं हूं ना, ठीक है। फिर हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट जेन्युइन डाउट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास में पढ़ाया और दोबारा पूछ लिया, डीपीपी में भी सेम क्वेश्चन, क्लास में भी सेम क्वेश्चन, फिर भी एक बार पूछने हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। टाइम को यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे। हम लोग रिवर प्रॉब्लम को लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद होगा। रिवरमैन प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। नदी को क्रॉस कर रहा है अगर कोई इंसान, एक स्विमर, एक बोट में बैठा हुआ इंसान नदी को जब क्रॉस करता है तो कैसे करता है, मिनिमम टाइम में कैसे वो नदी को क्रॉस करता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा मैं आज थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन कोशिश करूंगा आपको इंट्रोड्यूस करा सकूं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कुछ कुछ चीजें इसके बारे में मैं आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कल हम रिवरमैन प्रॉब्लम किस तरीके से पढ़ रहे थे, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने कल आपको ये प्रॉब्लम बताई थी कि मान लो भाई कि एक नदी है, एक रिवर है ना। हमने माना ये एक नदी है, एक रिवर है, ठीक है ना। आप चाहो तो इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो, इस डायरेक्शन को आप नाम देना चाहते हो आप इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो एक नदी है, अब आपको नदी क्रॉस करनी है। मैंने आपको कहा था यहां पे एक स्विमर होगा, है ना, एक स्विमर है, या फिर यहां बोट होगी या स्विमर होगा, दोनों में से एक चीज होगी, या तो बोट से क्रॉस कर रहा होगा या स्विमिंग करके क्रॉस कर रहा होगा स्विमर, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था अगर नदी नहीं बह रही तो स्विमर सीधा जाएगा तो यहीं पहुंच जाएगा, ए से बी पहुंच जाएगा। और हम लोगों ने देखा था जब नदी नहीं बह रही तो वो ए से बी पहुंचेगा। अगर वो सीधा स्विम करता है बी की डायरेक्शन में तो वो बी पे ही पहुंचेगा, ठीक है ना। और इतना याद रखना जो इसकी वेलोसिटी है रिवर में उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वीएमआर का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा ये बहुत जरूरी चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। वीएमआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है ना। ये मैन की वेलोसिटी है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। रिवर के रिस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी है हम उसको वीएमआर का नाम देंगे, ठीक है ना। अब जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ इंसान है वो जो वेलोसिटी देखेगा, वो जो मैन की वेलोसिटी देखेगा उसको हम वीएम बोलेंगे। जो इस पे ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड दिखेगी उसको हम वीएम का नाम देंगे। मान लो अगर रिवर फ्लो कर रही है, आप जानते हो अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसी है, तो आदमी को नहीं पता चलेगा, उसको तो लगेगा मैं सीधा ही तैर रहा हूं। मान लो वो सीधा सीधा तैरने की कोशिश कर रहा है, उसको तो लगेगा मैं यहीं तैर रहा हूं, बट वो पहुंचेगा कहां, किसी नई लोकेशन पे, लोकेशन नंबर सी पे, ठीक है ना। पर यहां जो बंदा बाहर खड़ा है वो बोलेगा कि मैन की वेलोसिटी कुछ और है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी जो ये आदमी बताएगा। इस वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं वीएम, आप वीएम कैसे निकाल सकते हो, आप वीएमआर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वीएमआर का फॉर्मूला क्या है, वीएम माइनस वी आर वेक्टर। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन आप निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा वीएमआर प्लस वी आर। अब इसका मतलब समझते हैं, ये जो हमने स्टेटमेंट यहां लिखी है इसका क्या मतलब हुआ, फिजिकल मतलब क्या हुआ। अरे यार ये आदमी सीधा तैर रहा था, हाँ सर। रिवर इधर की तरफ जा रही थी, हाँ सर। तो रिवर अपनी वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी में ऐड कर देगी।
हम नदी के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जा रहे थे, नदी की वेलोसिटी मुझ में जाके जुड़ जाएगी, यानी कि इस वेलोसिटी में, जिस वेलोसिटी से वो जाना चाहता था उस वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, वेक्टर सम में भी देख सकते हो, आप वेक्टर सम भी कर सकते हो। देखो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस वेक्टर को बोलेंगे VMR, और इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं ऐड कर दूं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप देख रहे हो मैं वेक्टर सम भी करके दिखा रहा हूं, दिस इज VMR, और यहां से यहां तक इसमें क्या ऐड कर दिया, इसके हेड पे मैंने क्या ऐड कर दिया, रिवर की वेलोसिटी। आपकी वेलोसिटी में मैंने रिवर की वेलोसिटी ऐड कर दी, तो आपकी जो वेलोसिटी ग्राउंड से नजर आएगी VM, वो ये हो जाएगी, ये रिजल्टेंट बन गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ के जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी VM। जो एक्चुअल डायरेक्शन में आप ऐसे जा रहे होगे, आपको लग रहा है आप ऐसे जा रहे हो, पर आप कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, और आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी को जोड़ दिया। देखो यहां भी ये लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले को यहां से देख सकते हो, ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, याद आ रहा है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था अगर आपको याद हो। और मैंने एक चीज आपको बताई थी, ऐसे में आपसे पूछ सकता है कितनी देर में आप रिवर क्रॉस करोगे, याद है मैंने कहा था अगर यहां रिवर की विड्थ ले लेते हैं W, रिवर की चौड़ाई ले लेते हैं W, ठीक है ना, सो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करोगे, है ना, तो वो टाइम कितना था, कितने टाइम में आप रिवर को क्रॉस करने का टाइम कितना था। हमारी एक्चुअल वेलोसिटी सर ये है, बट मैंने आपको कहा था आपको एक्चुअल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, आपको वेलोसिटी का ये कंपोनेंट चाहिए एक तरीके से। यानी कि आपको ये देखना है कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहे हो। आप यहां से यहां जरूर पहुंच रहे हो, पर आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो यही है ना, जिस वेलोसिटी से आप रिवर को क्रॉस करना चाहते हो, आपकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। आप कहो कि सर मेरी एक्चुअल वेलोसिटी तो ये है ना, मैंने कहा हाँ ठीक है, बट इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी कि इस वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी ये है ना, हमारी हमारी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो यही है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में मैं वाई डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से जा रहा हूं, तो जो टाइम आएगा वो आ जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर, जो टाइम आएगा वो आ जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय VMR। इस केस में ये टाइम लगेगा हमें रिवर क्रॉस करने के लिए, तो रिवर क्रॉस करने के लिए हमें इतना टाइम लग जाएगा। रिवर फ्लो नहीं कर रही होती तो मैं सीधा ही जाता और सीधा ही पहुंचता, टाइम तब भी इतना लगता। रिवर फ्लो कर रही है तो मैं सीधा नहीं जा रहा, मैं टेढ़ा जा रहा हूं, पर टाइम अब भी उतना ही लग रहा है। ये केस तभी है जब हम कोशिश कर रहे हैं परपेंडिकुलर तैरने के, जब हम रिवर के परपेंडिकुलर तैरने की कोशिश करते हैं, तो चाहे रिवर फ्लो करे ना करे, रिवर क्रॉस करने में वक्त उतना ही लगता है, रिवर क्रॉस करने में वक्त उतना ही लगता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आपसे मैं पूछूं आप एक्चुअली बी पे पहुंच रहे हो या सी पे, तो आपका जवाब क्या होगा, सर हम एक्चुअली तो सी पे ही पहुंच रहे, बी पे नहीं पहुंच रहे। हम चाह रहे थे बी पे जाना, इसलिए हम सीधा तैर रहे थे, हम रिवर के परपेंडिकुलर तैर रहे थे, पर हम पहुंच कहां रहे हैं, सी पे पहुंच रहे हैं। कितने टाइम में पहुंचेंगे, जो भी आपकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, जो अभी आप वेलोसिटी रख सकते हैं रिवर में अपनी, वो वेलोसिटी हम ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, ओमेगा डिवाइडेड बाय, ओमेगा का मतलब यहाँ ये विड्थ है, ये रिवर की विड्थ है, चौड़ाई, रिवर की जो भी विड्थ होगी जो आपको क्रॉस करनी है, ये वो है विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की जो भी आपकी चौड़ाई है ये वो है। और क्या बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस होता है इसको मैंने बोला था x, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, है ना, इसी को हम क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट। कितना हम रिवर के साथ ड्रिफ्ट करके चले जाते हैं। और मैंने बताया था ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या है, याद है आपको, ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या है, आपको नदी अपने साथ बहा के ले जा रही है, कितने टाइम में, जितने टाइम में आप नदी क्रॉस कर रहे हो, यानी कि जितने टाइम में आप नदी क्रॉस कर रहे हो वो टाइम, ये वाला टाइम है ना, इसी टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, बोलो, आपकी रिवर की जो भी वेलोसिटी थी, रिवर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें मिल जाएगी यहां से ड्रिफ्ट। अभी जो हम केस कर रहे हैं ये पहला केस है बेटा, ये याद रखना, हम फर्स्ट केस कर रहे हैं जिसमें हम कैसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द रिवर। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, क्वेश्चन में आप इन वर्ड को सर्च करना, देखना ऐसा कुछ ना कुछ दिया होगा। इस केस में हम कैसे तैर रहे हैं, स्विमर स्विम्स एट, स्विमर, इसमें हम लिख सकते हैं स्विमर wants टू स्विम, है ना, स्विमर क्या कर रहा है, wants टू स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, है ना, वो कैसे कर रहा है बोलो, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो।
ठीक है ना, हम रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर यहां परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ रिवर के। यहां जो आपकी वेलोसिटी है ना बेटा, जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट दे रहे हो वो रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, बट आप पहुंच यहां रहे हो। अभी देखो सवाल कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी आप इसको लिख लो, जब मैं सवाल कराऊंगा तो चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि अभी आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलता है ये दिया है, हमें कैसे पता चलता है वो दिया है। यही तो सवाल होते हैं आधे से ज्यादा आपके, है ना, कि सर हमें कैसे पता चलेगा सवाल में ये दिया था, हमें कैसे पता चलेगा सवाल में वो दिया था। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हम सवाल करते हैं डायरेक्ट, फिर आपका दिमाग यस अपना मैम, आप हो चलने गया लगेगा, है ना। जब हम सवाल मैम, हो करेंगे तो गया। आपको चीजें रियलाइज होंगी, ठीक है ना। हाँ बेटा कोई बात नहीं, एक मिनट नोट करने दो सबको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा सर हाँ प्लीज। मैं रुका हुआ हूँ, ये सबको एक बार नोट करने दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। ये वैसे हमने लास्ट क्लास में नोट किया था, फिर भी आप इसको लिख लो बेटा। ये टी टाइम है टू क्रॉस रिवर, है ना, ये टाइम हमारा रिवर को क्रॉस करने का है। यस मैम। हो गया होगा नोट, अब तक तो हो गया। टाइमर लगाऊं या चलो कर यस लो सर, बेटा, थोड़ा सा जल्दी कोशिश नोटेड करो, है ना। 10 नोटेड सेकेंड्स, सर। है ना, मोर 10 सेकेंड्स एंड देन यस विल सर, मूव। डन। ठीक है, ओके। मेजर स्टूडेंट्स ने आई थिंक नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखो जरा, अब यहां हम इन चीजों को फिल कर सकते हैं, हम यहां सारी चीजों को फिल कर सकते हैं, यानी कि जो भी मैंने पीछे पढ़ाया, देखो यहाँ एक डायग्राम बना है ना। आप कोशिश करो, यहां देखो, आप स्विमर की जगह उसने क्या ले दिया है, बोट ले लिया है। यहाँ स्विमर की जगह क्या दिख रहा है आपको, बोट दिख रही है। और क्या क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं अगर आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ बोट आपको नजर आएगी, एक बोट बना रखी है हमने यहाँ, यहाँ एक बोट है। अब ये बोट का क्या चक्कर है, ये वही स्विमर की जगह बस बोट आ गया हर जगह। और हमें पता है रिवर ऐसे जा रही है, ये हो गई मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जो यहां आपको विड्थ दे रखी है रिवर की, वो कितनी दे रखी है, डी। कितनी रिवर की विड्थ दे रखी है, डी। ठीक है ना। सो ये बोट कैसे जाने की कोशिश कर रही है, वो ए से बी जाने की कोशिश कर रही है। कैसे जाने की कोशिश कर रही है, ए से बी जाने की। इसको क्या नाम देंगे, अगर वो ए से बी जाने की कोशिश कर रही है तो उसको क्या नाम देंगे हम, बोलो। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, इसको यही बोलेंगे ना। और रिवर की जो वेलोसिटी है वो राइट साइड है, फिर हम क्या कहेंगे, इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट। ये किसके रिस्पेक्ट में, वीबी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन जिसमें एक्चुअली बोट जा रही होगी। ठीक है, सो वही सारी चीजें आपसे पूछी हैं। द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, या फिर स्विमर की जगह मैं बोट भी कह सकता हूं यहां पे, द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, हम लिख सकते हैं ना यहां से, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, जैसे पीछे लिखा था हमने। ठीक है ना, जस्ट सारी चीजें एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर कितना होगा, जल्दी से मुझे बताओ आप, नोट बाद में करना, कितने टाइम में रिवर क्रॉस कर लोगे, बोलो। क्या लिखूं मैं यहां से, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक की, विड्थ कितनी है हमारी इस केस में, डी है। और किस वेलोसिटी से हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर को, अगर हम देखें परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है मेरी, वीबीआर। अरे इस डायरेक्शन में जाना है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है मेरी, बोलो, वीबीआर। तो ये आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय वीबीआर। ठीक है। द ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर, स्विमर का ड्रिफ्ट कितना होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, याद है इसके लिए हमने क्या करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर से। और टाइम की जगह मैं लिख सकता हूं डी डिवाइडेड बाय वीबीआर, है ना, डी डिवाइडेड बाय वीबीआर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है ना। सो ये हमारा हो जाएगा ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर। ड्रिफ्ट का मतलब है कि आप कितना ड्रिफ्ट कर चुके हो, ये आपकी ड्रिफ्टिंग है, अलोंग द रिवर आप कितना ड्रिफ्ट कर चुके हो। ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ स्विमर आपसे पूछे, डायरेक्शन ऑफ स्विमर पूछे, यानी कि आपसे वो ये एंगल पूछना चाहता है। आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, आप ये वाला एंगल भी बता सकते हो। मान लो अगर आप ये वाला एंगल बता रहे हो, आप ये एंगल बता रहे हो थीटा, है ना, तो ये एंगल अगर थीटा आप बता रहे हो तो इस ट्राइंगल में ये एंगल भी थीटा होगा, और इस ट्राइंगल से थीटा निकाल सकते हो। देख सकते हो ये ट्राइंगल बहुत आसानी से बन रहा है। आप इस एंगल को थीटा कह रहे हो ना बेटा, आप इस एंगल को थीटा बोलो या इस एंगल को थीटा बोलो, एक ही बात है। अब इस ट्राइंगल में आपको पता है ये मेरा वी आर है,
ये मेरा कितना है बोलो, VBR है, और ये कितना है मेरा, VB है। इस ट्राइंगल से आप ये थीटा निकाल सकते हो, आप टेन थीटा की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, साइन थीटा की, जिसकी टर्म में आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो यहां से आ जाएगा VBR डिवाइडेड बाय VR, है ना। कितना आ जाएगा आपका बोलो, अगर आप टेन थीटा निकालोगे, आई एम राइटिंग इट अगेन, ये आ जाएगा आपका VBR डिवाइडेड बाय VR, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां से आप थीटा लिख भी सकते हो। ये कितना आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स VBR डिवाइडेड बाय VR। ये बिल्कुल वही अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, बस स्विमर की जगह हर जगह आपकी यहाँ बोट आ गई है, तो जहां जहां आप स्विमर देख रहे हो आप स्विमर को काट के हर जगह बोट लिख दो कि सर अगर बोट से जाएंगे तो भी एक ही बात है ना, हम पहले स्विमर के लिए कर चुके हैं, तो अब हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ, स्विमर की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, वर्ड बोट, क्योंकि यहाँ एक बोट जा रही है, स्विमर की जगह अब हम एक बोट से जा रहे हैं। सेम चीज है, लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करना बेटा। लिख तो आप बाद में भी लोगे, ये है वही जो पहले बताया था, समझने पे फोकस करना, हमें समझ में आना चाहिए। सेम है, मैं हटा रहा हूं आगे, ये पहले बता चुका हूं मैं, ज्यादा कुछ नया नहीं बताया मैंने, ठीक है, इसको नोट करना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर प्लीज आप द ड्रिफ्ट ऑफ बोट एक बार फिर से बता दीजिए। ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ बच्चा कि हम, जैसे अब आपको पता है ना, आप जाना बी पे जा रहे हो पर पहुंच कर रहे हो बेटा सी पे, है ना, तो बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है, अब आप बी से सी की तरफ जा क्यों रहे हो, क्योंकि एक रिवर जा रही है, रिवर की वजह से आप ड्रिफ्ट कर रहे हो ना बेटा। तो जितने टाइम में आपने रिवर क्रॉस की है उस टाइम को आप वेलोसिटी ऑफ रिवर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जितने Yes, sir. टाइम में आपने रिवर क्रॉस किया वो टाइम तो आपको निकालना सिखाया मैंने, है ना। इसी टाइम में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसी टाइम में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो रिवर की वेलोसिटी है, जितनी देर तक आप रिवर क्रॉस करोगे उतनी देर तक रिवर आपको आगे भी ले जाती रहेगी, तो वही टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ रिवर इज द ड्रिफ्ट ऑफ रिवर। ओके, यस सर, थैंक यू सर। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, वो छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पे आओ, इसको कोशिश करो। मैं यहाँ टाइमर देता हूँ, टाइमर सिर्फ इसलिए है ताकि हम एक लिमिटेड टाइम में कोशिश करें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। नहीं बेटा, अब वो स्लाइड आपको बाद में दिखेगी, क्योंकि मैं उसमें पहले भी बता चुका हूँ, सेम ही चीज है, कुछ नया नहीं था उस स्लाइड में, आप चाहो बाद में नोट कर लेना, नया कुछ नहीं था उसमें। क्वेश्चन पे आओ सीधा, जबकि क्वेश्चन होंगे तभी फायदा है। A river is flowing at a rate of 6 km per hour. A swimmer swims across the river with a velocity of 9 km per hour. With respect to water, the resultant velocity of man will be. कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करनी है आपको, नहीं भी आंसर आता मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है आपके एफर्ट से, आप कितनी उम्मीद से कितने एफर्ट्स दे रहे हो, मेरा सिर्फ उतना ही मकसद है। सर बताएं क्या? नहीं नहीं रुक जाओ बेटा, ये टाइमर बंद होगा तब आंसर बताना बेटा। ओके सर सर। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। लो नहीं। मना भी कर रहे हैं फिर भी बता रहे हैं। थैंक यू सर। सर ऑप्शन ए। सर अबे ऑप्शन रुक ए। जाओ रुक जाओ, पहले ऑप्शन सबको है। करने दो, सबको करने दो, पहले सबको करने दो। देखो क्या कह रहा है, दिमाग लगाओ, डायग्राम बनाओ, हाथ उठाओ, बिल्कुल पेन पे आ जाना चाहिए। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, ठीक है ना, इंप्रेसिव, काफी बच्चों ने आंसर दिया। ओके सो स्टूडेंट्स, क्या है अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें, अ रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, तो रिवर किस स्पीड से जा रही है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आइडेंटिफाई करो हमें दिया क्या क्या हुआ है, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में। हमें समझ में आ गया कि हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर दी है, ये हमें क्या दी है, VR दे दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी, और क्या दिया है, अ स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर। अच्छा इसका क्या मतलब है, अ स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर, इसका क्या मतलब है, हमें ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में जब ये दिया उसका क्या मतलब है। एक स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर, या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर, या अगर वो बोले स्विमर स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर, दोनों का मतलब सेम ही है। अक्रॉस द रिवर का मतलब है परपेंडिकुलर टू द रिवर, याद रखना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू रिवर, अक्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू रिवर, यानी कि ये वही केस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्विमर इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, वो ए से बी जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की वेलोसिटी आपको पता है इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो मैं यहां से बना सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है, तो आपको पता है यहां से हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो स्विमर की आपको एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। क्या बस ट्राइंगल ही सॉल्व करना है हमें, अगर आप ध्यान से देखो यहां से हमें क्या करना है, सिर्फ ट्राइंगल को ही सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे आगे सॉल्व बताओ। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन,
स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, एक साइड हमें क्या दे रखी है, स्विमर की स्पीड दे रखी है 6, है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें सॉरी रिवर की वेलोसिटी हमें दे रखी है 6 और स्विमर की हमें दे रखी है कितनी, बोलो। स्विमर की दे रखी है हमें 9। स्विमर की हमें कितनी दे रखी है, बोलो 9। अब बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी से फटाफट बताओ। अब अगर मुझे स्विमर की ये निकालनी है तो थर्ड साइड तो आप निकाल सकते हो ना, हमें यही तो कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे आ जाएगा, अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 36। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर मुझे बहुत जल्दी बताया, 117। और यूनिट्स आपको पता है यहाँ किलोमीटर पर आवर रहेगी क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिए। ठीक है, बहुत इजी था ना, आसान था ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं था ना, बहुत आसान है ये। सिर्फ थोड़ा सा आपको यहां मेहनत करनी है कि आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। आप सिर्फ यहां से अंडर रूट में इस आंसर को छोड़ दो और ऑप्शन से मैच कर लो। इजी, इजी पीजी। आगे बढ़े, ये तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नोट कर लो, चलो नोट कर लो, 5 सेकंड है, 5-10 सेकंड में आप नोट कर लो, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ये और ये दे रखा है, ये निकालना है, आगे बढ़ जाएंगे अब हम। ठीक है, चलो अगला सवाल। सेम ही सवाल है, विड्थ ऑफ रिवर दे दी है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर इज, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर इज पूछ रहा है आपसे। याद करो कैसे निकालना है। मैंने बताया था अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही उतना ही टाइम लगता है जब रिवर फ्लो कर रही हो। अगर आप परपेंडिकुलर तैर रहे हो तो भूल जाओ रिवर फ्लो कर रही है। मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि रिवर फ्लो कर रही है और फिर सोचो आप कितनी देर में रिवर क्रॉस करोगे, उतना ही टाइम अभी भी लगेगा। May I tell the answer? या Sir, it's A, option A, 40 seconds. 40 seconds you are getting, okay। ऑप्शन ए। ओके बोलो, ए। मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन में कुछ ए। खास नहीं होता अगर आप परपेंडिकुलर तैर रहे हो रिवर के, है ना, आप कोशिश कर रहे हो 40 seconds। परपेंडिकुलर, है ना। तो मैंने आपको बोला था स्विमर कहां पहुंचेगा, सर कहीं 40 यहां seconds। पहुंचेगा, है ना। तो आपको पता है ये केस वही है, मैंने आपको कहा था आपको सिर्फ ये वाली डायरेक्शन चाहिए। तो आपको पता है ये वेलोसिटी कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। यही तो हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो यही वेलोसिटी चाहिए मुझे टाइम निकालने के लिए। तो टाइम क्या हो जाएगा, विड्थ मतलब 100 डिवाइडेड बाई, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आंसर सेकंड्स में है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 5/18, यानी कि ये कितना आ जाएगा अगर आप देखोगे 5/2 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे टाइम क्या होता है, जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है, विड्थ ऑफ द रिवर, यही फॉर्मूला था ना, टाइम इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय VMR, है ना, यही तो फॉर्मूला था। तो VMR कितना आ गया 5/2, तो ये आ गया आपका 200 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 40 सेकेंड्स। तो आंसर कितना आ गया हमारा इस केस में 40 सेकेंड्स। आसान है ना ये क्वेश्चन भी, 40 सेकेंड्स में आप रिवर क्रॉस करोगे। मैंने आपको बार बार बोला था अगर आप रिवर के अक्रॉस जा रहे हो, परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहे हो तो मिनिमम टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लग ही नहीं सकता रिवर को क्रॉस करने में, याद रखना। दिस इज द मिनिमम टाइम, यही हमारा मिनिमम टाइम भी है। जब हम रिवर के परपेंडिकुलर तैरने की कोशिश करते हैं ना, एक्चुअली नहीं तैर रहे होते, कोशिश कर रहे होते हैं ना, हम स्ट्रोक इस डायरेक्शन में लेते हैं ना, उसी में हम मिनिमम टाइम निकालते हैं, वही हमारा मिनिमम टाइम का केस है। इससे कम टाइम में आप रिवर क्रॉस नहीं कर सकते। 40 सेकेंड इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एज वेल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, मैं आपको 5-10 सेकेंड्स दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम अगले सवाल पे पहुंचेंगे, इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी। हो गया, No, sir. करो करो करो, नोट करो। सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा देते ना।
बेटा यही है ना बच्चे, मैंने क्या बताया था आपको, रिवर फ्लो कर रही है ना बेटा, मैंने आपको कहा था रिवर फ्लो करे या ना करे। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ये है, मैंने अभी लिखा हुआ था ना फॉर्मूला, तो आप इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन में दिया है स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर, यानी कि वो रिवर में परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा 9, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपकी जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी आ जाती है, 5/2 मीटर पर सेकंड। याद रख लो, गार्ड बांध लो ना, ये तो आसान है ना, आपको बस डिस्टेंस दे दिया, आपको स्पीड दे दिया, टाइम निकालना है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो बिल्कुल 8th 9th में करते हैं ना हम, कि भाई स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड। तो मैंने बोला स्पीड आपको यही लेनी है जिस स्पीड से आप तैर रहे हो, रिवर की स्पीड को भूल जाओ इस क्वेश्चन में। कब भूलना होता है रिवर की स्पीड को, जब आप परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 100 है, स्पीड 5/2 है, तो इस 2 को आप ऊपर ले जाओगे, 200/5 यानी कि 40 सेकेंड्स आपका फाइनल जवाब। ओके ओके, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, बहुत आसान है, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये है अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब दे दो, फटाफट इसका जवाब दे दो। मुझे लगता है कि इसके लिए तो मुझे ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाहिए, 40 सेकेंड 45 50 सेकेंड बहुत है। सेम ही सवाल है, सिर्फ आपसे ड्रिफ्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग अब ड्रिफ्ट कितना होगा। बी होगा सर। ऑप्शन बी, ड्रिफ्ट सर के लिए क्या ऑप्शन करते थे, बी। याद करो, ड्रिफ्ट के लिए कुछ नहीं करना, जो आप टाइम निकाल ऑप्शन चुके हो, बी। है ना, जो ऑप्शन भी आप बी सर। टाइम निकाल चुके हो उसमें ऑप्शन क्या बी सर। मल्टीप्लाई करना है, स्पीड ऑफ रिवर, ऑप्शन बी सर। है ना, सर ऑप्शन बी। जो भी आप टाइम निकाल चुके हो उसके लिए क्या करना होता है, ड्रिफ्ट निकालने के लिए स्पीड ऑफ रिवर को मल्टीप्लाई करना है। टाइम आप निकाला था अभी पीछे, कितना आया था, कितना टाइम आया था, 40 सेकेंड, उसमें रिवर की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो तो ड्रिफ्ट आ जाएगा, है ना। मैंने बताया था ना, जितने टाइम में आप रिवर क्रॉस कर रहे हो, है ना, अगर आप ड्रिफ्ट निकालना चाहते हो, ये ड्रिफ्टिंग निकालना चाहते हो कि आप यहां से यहां पहुंच गए, कि आप ऐसे की जगह आप कहां पहुंच रहे हो, इधर पहुंच रहे हो, तो ये ड्रिफ्ट निकालना चाहते हो, तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी टाइम निकाला था उसमें रिवर की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने भी टाइम निकाला था 40 सेकंड, दोबारा तो निकालने की जरूरत है नहीं, और रिवर की स्पीड कितनी है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, पर 6 को मीटर पर सेकंड में भी तो कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, है ना, करेंगे ना यहाँ से, फिर ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 200 और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 200/3 मीटर्स, यही आंसर आएगा हमारा। दिस इज द ड्रिफ्ट, ये हमारी ड्रिफ्ट हो गई। तो मैंने एक सवाल ड्रिफ्ट का करा दिया, एक सवाल में मैंने टाइम निकलवा दिया, एक सवाल में मैंने आपको क्या निकलवा के दिखाया कि भैया कितना टाइम लगेगा। ड्रिफ्ट भी निकाल लिया हमने, टाइम भी निकाल लिया, स्पीड भी निकाल ली, क्या स्पीड होगी उसकी रिलेटिव। ठीक है, आसान है सवाल, ऐसे ही सवाल फंस जाएगा आपका, कोई आसान सा ही सवाल आएगा देखना। नोट कर लिया सबने? सर हाँ जी, सर नीट में जो रिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? बेटा इससे आया है सवाल लास्ट के 3-4 साल में, अगर आप देखोगे ना तो मुझे लगता है अच्छे चांसेस है, इससे आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। प्रोजेक्टाइल, या तो देखो प्रोजेक्टाइल से आएगा या रिवर से, दोनों में से एक क्वेश्चन वो जरूर उठाता है। तो अब आप कहोगे चांसेस, तो मैं 50-50% कहूंगा कि 50-50% चांसेस हैं कि प्रोजेक्टाइल और इससे हो सकता है दोनों क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है ना। वैसे चांसेस दोनों में से एक से आने के होते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम, ये दो टॉपिक है जिनमें से दोनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, या फिर एक प्रोजेक्टाइल से आएगा, तो ये और चांसेस आप मान के डाउनस्ट्रीम, चलो। हाँ जी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो वो काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन में कंसीडर कर लेता है उसको, वो इसको 2D में कंसीडर नहीं करता। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 1D में आ जाता है, तो वहां से आने के चांसेस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के मुझे लगता है फेयर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक एस्केलेटर वाला क्वेश्चन आ गया था कि एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आगे बढ़े। अगला सवाल बहुत आसान सवाल है यार, प्लीज इसका आंसर कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं टाइमर नहीं दे रहा, आप लोग सोचो फटाफट बता दो इसका आंसर।
A person who can swim with speed u relative to water wants to cross the river of width w and water is flowing with v. मिनिमम टाइम के लिए मुझे पता है क्या करना होता है, याद है ना? मिनिमम टाइम में अगर रिवर क्रॉस कर रहे हो तो कैसे तैरना चाहिए, बताया था ना सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी ठीक है, Option B. ऑप्शन बी। ये तो बहुत ऑरल क्वेश्चन है, आपको तो कैलकुलेशन भी नहीं Option करना B. बेटा। उसने बोला है स्विमर की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में यू का मतलब है यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर। देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, अ मैन हु कैन स्विम विद स्पीड यू रिलेटिव टू वाटर, यानी कि पानी के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी हमें पता है, ये हो गई यू। तो आपको पता है ना टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी विड्थ ऑफ रिवर है वो हमें दे रखी है डी, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, यू से, खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक चीज और देखना बेटा, आप नोट तो कर रहे हो, एक चीज और देखना, जितने टाइम में आपको पता है यहां ए से सी पे पहुंचोगे, है ना, इतने टाइम में आप पहुंचोगे कहां, ए से सी पे, है ना, और इतने ही टाइम में रिवर आपको यहां से यहां भी ले जाती है। बहुत ध्यान से देखना, जितने टाइम में आप कहां पहुंच रहे हो, ए से सी पे पहुंच रहे हो, उतने ही टाइम में आपको रिवर यहां से कहां ले जाती है, कितना ड्रिफ्ट करा देती है आपको, एक्स ड्रिफ्ट करा देती है। तो यहां से आप टाइम के 3 फॉर्मूले लिख सकते हो। आप लिख सकते हो टाइम का एक तो फॉर्मूला हो गया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की स्पीड u, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, x, ये जिसको आप क्या कह रहे हो, ड्रिफ्ट, x का मतलब क्या है हमारी ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी है हमारी vr, वेलोसिटी ऑफ रिवर। देख रहे हो ध्यान से, मतलब आप x को क्या लिख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, इस डायरेक्शन में जितना ये जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है, x है। तो अगर मैं यहां से टाइम निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की स्पीड। आप कहोगे सर ये भी निकाल सकते हैं ऐसे, मैंने कहा अगर इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कह रहे हो, लेट अस इस डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हो कैपिटल डी, जो आपका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोल रहे हो, कैपिटल डी, तो आप इसको ये लिख सकते हो कैपिटल डी डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी होगी जिसको आप वेलोसिटी ऑफ मैन कहते हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो टाइम को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको डी यू पता है और मान लो आपको x नहीं पता तो आप x निकाल सकते हो यहां से, वी आर मल्टीप्लाई बाय डी यू। और अगर आपको कैपिटल D निकालना है, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, तो आप कैपिटल D बाई वी एम को क्या लिख सकते हो, D बाई यू। तो यहां से आप कैपिटल D भी ही निकाल सकते हो, क्योंकि ये सब टाइम के फॉर्मूले ही होंगे। समझ में आ रहा है, टाइम का मतलब है उस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चल रहे हो डिवाइडेड बाय उस डायरेक्शन की स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, x डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की स्पीड vr। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, कैपिटल D, तो कैपिटल डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की जो स्पीड है vm, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जो स्पीड है vm, आप ये लिख सकते हो। आई थिंक मिनिमम टाइम वाले परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस काफी किए हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट केस। ओके, जरा आप ध्यान से देखना, बेटा बड़े ध्यान से देखना। अब हमारी रिवर है, जैसे कि हम पहले कंसीडर कर रहे थे वैसे ही अब हम दोबारा से अपनी रिवर को कंसीडर करेंगे। और मैंने मान लिया जो मेरी रिवर है वो राइट साइड में जा रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, अब आप मान लो कि भाई आप यहां पे थे, कहां पे थे, लोकेशन ए पे थे, और आप स्विम करके बी पे ही पहुंचना चाहते हो। आपको पता है अगर मैं इस डायरेक्शन में स्विम करूंगा तो मैं बी पे तो नहीं पहुंचूंगा, कहां जाके पहुंचता था, याद है कहां जाके पहुंचता था, कहीं सी पे पहुंचता था, ठीक है ना। अगर आप इस डायरेक्शन में स्विम करते थे तो आप कहां पहुंचते थे, सी पे पहुंचते थे। मैं चाहता हूं मैं बी पे पहुंचूं, तो आपको कैसे स्विम करना चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे, कैसा लगता है, केस 1 या केस 2, कैसे स्विम करना चाहिए कि आप बी पे पहुंचो, सोचो कैसे स्विम करना चाहिए कि आप बी पे ही पहुंचो, सोचो केस 1 की तरह करना चाहिए ना। पता है ना मुझे कि मुझे रिवर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराते हुए ले जाती है, जानते हो ना आप। तो अगर आप इस डायरेक्शन में तैरते हो तो यहां पहुंचते हो, अगर आप ऐसे तैरोगे तो और इधर पहुंचोगे, फिर तो और आगे जाके टकराओगे कहीं। आप चाहते हो नहीं मैं तो बी पे पहुंचना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आपको कैसे जाना चाहिए, कुछ ऐसे जाना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है, आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे तैरना चाहिए कि आप कहां पहुंचो, बी पे। अब क्वेश्चन यही है कि सर वो किस एंगल पे तैरना चाहिए कि हम कहां पहुंचे, बी पे। बात समझ में आ रही है कि सर वो कौन सा एंगल है जिसपे हम तैरे और कहां पहुंच जाए, बोलो बी पे। बात क्लियर हुई सबको,
सवाल तो क्लियर है ना सबको? हाँ सर, बस अब ये एंगल ही निकालना बाकी रह गया, हम किस एंगल पे तैरे कि कहां पहुंच जाए, बी पे पहुंच जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले मिटा देते हैं। हमें ये तो समझ में आ ही गया कि हमें किस एंगल पे तैरना है, ये सब चीजें तो हमें समझ में आ ही गई कि हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें किस डायरेक्शन में तैरना है। बस अब हमें एंगल निकालना रह गया कि सर किस एंगल पे तैरना है, ये निकालना रह गया। तो मैं मान लेता हूं मैं यहां से जा रहा हूं, ये मेरी वेलोसिटी है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। मान लो मैं इस डायरेक्शन में तैर रहा हूं, ये मेरी वेलोसिटी है। अब इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूं। जिस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश की जाती है उसी को VMR कहते हैं। मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में मैं इस डायरेक्शन में तैर रहा हूं। वो अलग बात है, रिवर मुझे थोड़ा आगे ले जाएगी। और इसको मैं बोलूंगा क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं कहां पहुंचूंगा, मैं यहां कहीं पहुंचूंगा। इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन, और यहां क्या हो गया, रिवर इसमें जाके ऐड हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इसमें ऐड हो गई। यानी कि VMR में जब आप VR ऐड करोगे तो VM मिलेगा। पहले भी यही हो रहा था। पहले क्या हो रहा था, आप इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहे थे, रिवर की वेलोसिटी आप में ऐड हो रही थी, तो आप यहां पहुंच रहे थे। अब आप इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहे हो, रिवर की वेलोसिटी आप में ऐड हो जाएगी, तो आप कहां पहुंच जाओगे, बी पॉइंट पे। और आपको पता है इससे छोटा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। इससे छोटा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ए से बी। अगर हमें रिवर क्रॉस करनी है तो हम सबसे छोटा रास्ता तो यही ले सकते हैं ना, पर इस छोटे रास्ते को लेने के लिए मुझे टेढ़ा तैरना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं मैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट लूं तो मुझे टेढ़ा ही तैरना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा ताकि मैं सीधा पहुंचूं। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अगर कोई ग्राउंड पे आदमी खड़ा है उसको तो यही नजर आएगा ना आप सीधा तैर रहे हो, उसको तो ये थोड़ा ना पता चलेगा आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे पहुंचे। उसको तो सिर्फ यही नजर आएगा आप सीधा तैर रहे हो, ए से बी पे पहुंच रहे हो। तो ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे छोटे डिस्प्लेसमेंट में आप रिवर क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर एंगल्स की, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो। आप इस एंगल को अगर हम दे रहे हो थीटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बोलो, थीटा। अरे ये एंगल अगर आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा मांगा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो VMR, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। VMR मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर। तो VMR cos थीटा इज VR। ट्राइंगल में हमने करा था ना कंपोनेंट लेना, यानी कि मैं यहां से देख सकता हूं VMR का जो कंपोनेंट है, यहां से मैं लिख सकता हूं VMR cos थीटा इज नथिंग बट VR। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं दोबारा से दिखाता हूं ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल है बेटा, आप ध्यान से देखो, ये है मेरा VR। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड को क्या नाम दिया मैंने, VR। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड का मैग्नीट्यूड कितना है, VMR। इसका मैग्नीट्यूड ये कितना है, VM, और ये एंगल है आपका थीटा। आपको पता है ना कंपोनेंट लेने आते हैं ना, ये वाला कंपोनेंट cos थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट sin थीटा होगा। बेस हमेशा cos थीटा होता है और परपेंडिकुलर हमेशा sin थीटा होता है। तो यानी कि VMR cos थीटा इज VR। और इसी तरीके से आप देख सकते हो VMR sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस केस में VMR sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, VM के। दिख रहा है ना आपको, ट्राइंगल से ही नजर आ रहा है ना ये सारी बातें, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल निकालने के लिए हमें इतना याद रखना पड़ेगा, जो रिवर की स्पीड है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, जो क्वेश्चन में हमें स्पीड दे रखी होगी, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। और थीटा कहां से एंगल लिया है हमने, हॉरिजॉन्टल से। देखो थीटा कहां से एंगल लिया है, थीटा कहां से एंगल लिया है, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल लिया है वो हमारा क्या है, थीटा। यानी कि रिवर की जो स्पीड है, ये क्या है मेरी, रिवर की स्पीड किसके बराबर है, जो हमें स्पीड दे जाती है क्वेश्चन में कि हम स्पीड से तैर सकते हैं। दिया जाता है ना क्वेश्चन में, अ मैन कैन स्विम विद दिस स्पीड, देता है ना क्वेश्चन में, अ मैन कैन स्विम, अ स्विमर कैन स्विम, अ बोट कैन स्विम विद दिस स्पीड, उसी को हम VMR कहते हैं। यानी कि उसका cos थीटा, जो भी हमें स्पीड दी जाती है उसको मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा से, तो हमें क्या मिल जाएगा, VR। आप चाहो तो यहां से अब ये एंगल निकाल सकते हो। cos थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो VR डिवाइडेड बाय VMR आ जाएगा। तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। आपने cos थीटा निकाल लिया तो आपको थीटा पता चल जाएगा। सो यू विल गेट दिस एंगल। ठीक है ना, आपको क्या मिल जाएगा, ये एंगल थीटा मिल जाएगा। पहले यहां तक नोट करो, अच्छे से नोट करो। सर BMR cos थीटा ये फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में बेटा आया। ये दिख रहा है आपको, ये VMR है हमारा बच्चे, है ना। VMR का मतलब पता है क्या है, मैंने भी बताया। VMR का मतलब क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, अ स्विमर कैन स्विम
विद दिस स्पीड इन अ स्टिल वाटर, देता है ना क्वेश्चन में, अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में भी दिया था ना, दिखाऊं मैं आपको, देखो ऐसे दिया था ना, अ मैन हु कैन स्विम विद दिस स्पीड, जैसे कि यहाँ यू दिया था, ये वीएमआर है। अगर मैं इस क्वेश्चन में दिखाऊं अ रिवर इज फ्लोइंग एट दिस स्पीड, और इसमें दे रखा है अ स्विमर कैन स्विम अक्रॉस विद दिस स्पीड, तो ये हमारा वीएमआर है। तो वीएमआर तो आपको क्वेश्चन में ज्यादातर दे देता है ना, तो वही मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को पता है ज्यादातर क्वेश्चन में वीएमआर वो दे देता है, अ मैन कैन स्विम विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमें इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि हम यहां पहुंचे। तो वीएमआर ये बन गया मेरा वीएमआर, इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड करोगे तो वीएम मिलेगा। अब आप रिलेशन देखो ना, बस आप ट्राइंगल पे नजर रखो, आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है बेटा, क्लियरली देखो ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, याद होगा मैंने आपको वेक्टर्स में कंपोनेंट लेना सिखाया था यार, भूलो मत। आपको पता है ये मेरा हाइपोटेन्यूज है ना, इसी को हम यहाँ वीएमआर कह रहे हैं एक तरीके से। तो वीएमआर का अगर हम ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो कोई भी वेक्टर है या फिर कोई भी ये साइड है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये वाले कंपोनेंट को कॉस थीटा, इस वाले को बोलते थे साइन थीटा, वेक्टर्स में किया था, याद करो वेक्टर्स में ये चीज की थी। आप ये परपेंडिकुलर कह रहे हो तो आप देख सकते हो, सॉरी इसको हाइपोटेन्यूज कह रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा। अगर ये भी ना याद आए तो आपको कॉस थीटा साइन थीटा तो लिखना आता ही है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो गई मेरी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया मेरा बेस, तो आप इस ट्राइंगल से साइन थीटा कॉस थीटा तो निकाल सकते हो ना। आप इस Yes, ट्राइंगल sir. से कॉस थीटा निकालो, देखो वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा बोलो, कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वी आर डिवाइडेड बाय वीएमआर, तो हमें कॉस थीटा मिल गया वी आर डिवाइडेड बाय वीएमआर। नहीं तो आप ट्राइंगल से याद कर सकते हो या फिर आप वेक्टर से भी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज का ये वाला कंपोनेंट कॉस होता है और ये वाला साइन होता है, तो भी आ जाएगा, आप जैसे मर्जी करो आपको कॉस थीटा यही मिलेगा बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, दोनों से आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा इस केस में मैं आपसे पूछूं टाइम टू क्रॉस रिवर, सोच के बताना, सब सोचो फिर जवाब देना, कितने टाइम में आप रिवर क्रॉस कर लोगे, सोचो टाइम टू क्रॉस रिवर। और मैंने इसके लिए आपको पहले भी बताया था, जब भी हम टाइम निकालते हैं रिवर को क्रॉस करने का तो हम सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखते हैं। तो आप सोचो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी क्या है, क्या वो वीएमआर है, क्या वीआर है या वीएम है, बोलो वेक्टर है। रिवर के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, बोलो VM वीएम है। तो हम यहाँ टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी रिवर की विड्थ है by उसको VM. डिवाइड किससे करेंगे, इस केस में VM से, वीएम VM. से। इसमें वीएमआर से नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है वीएमआर से क्यों डिवाइड नहीं किया, आप कहोगे पहले तो सर आपने वीएमआर से किया था, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये वीएमआर था, इसलिए मैंने विड्थ को वीएमआर से डिवाइड किया था। पर इस क्वेश्चन में आपको पता है वीएमआर ये है, वीएम ये है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो रिवर के यही है ना बेटा, दिस इज द वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू रिवर, तो इसका मतलब है ओमेगा डिवाइडेड बाय वीएम आएगा यहाँ, तो यही हो जाएगा मेरा टाइम टू क्रॉस रिवर। समझ में आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे मूव करना है, टेक्निकल इशू हो गया था, तो एक बार पेज छोड़ने के लिए देखना है। एक सेकेंड बेटा, बस एक क्वेश्चन था ये, थैंक यू सर। कर दूं, आगे बढ़ जाऊं? सर सर एक डाउट था इस स्लाइड हाँ बोलो बोलो। तो उस लास्ट वाली स्लाइड में एक डाउट था, किसमें? तो जो लास्ट वाली स्लाइड थी जो अभी आपने इससे बताया पहले था वाली कि- में? हाँ यस सर। हाँ एक सेकंड पहले ये नोट कर ले सारे, ये नोट कर लिया सबने, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं स्लाइड पे ले आता हूँ सबको। सर कर लिया। कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ एक मिनट पहले लिख लेना सारे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। मैं आपको ले आऊंगा, अभी पिछली साइड पे ले आऊंगा, पूछ लेना आप। सर डन। डन? नो सर, नो सर। करो करो करो, जल्दी करो थोड़ा थोड़ा सा ओके ठीक है, लिखो लिखो। डन? अब तो हो गया होगा। हाँ बोलो बेटा, इसमें क्या डाउट था आपका? तो ये आपने टाइम के फॉर्मूलाज लिखे हैं सर, डी वाई यू एक्स वाई वी आर डी वाई वी एम, सर इससे मुझे ये समझ में आया कि सर जो जिस हमें टाइम निकालना है तो जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि देखो क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है, इस केस में वो वेलोसिटी है वीएमआर, यानी कि यू है ना। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, है ना। तो हमने टाइम को क्या लिखा है, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं, इस डायरेक्शन में बात करूं तो इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स
डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, रिवर की वेलोसिटी, VR। क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो हमने वीआर से डिवाइड किया। अब कई बच्चा कह सकते हैं कि सर मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, वैसे तो अगर आप x निकाल दो और ये निकाल दो तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, ये है ना, यस बट आप सर। ये भी लिख सकते हो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है d, अब इस डायरेक्शन में जो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है vm, तो डिस्प्लेसमेंट बाय vm, ठीक है। तो मतलब सर जो ये चीज है टाइम के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए, वो सर वो बाकी के केसेस में भी अप्लाई होगी? बाकी में अगर आपको डायरेक्टली ये d पता है और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है तो आप टाइम ऐसे भी निकाल सकते हो, बट आपको ज्यादातर क्या पता होता है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, और विड्थ दी होती है, तो इसलिए हम ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये और ये दे दे तो भी आप निकाल सकते हो, अगर क्वेश्चन में ड्रिफ्ट दे दे और रिवर की वेलोसिटी दे दे तो भी आप डायरेक्टली टाइम निकाल सकते हो, है ना। ओके सर। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं, ज्यादातर ड्रिफ्ट निकालने के लिए देता है, तो पहले आप टाइम निकालते हो फिर आप ड्रिफ्ट निकालते हो, उल्टा चलते हैं हम हमेशा, है ना। ओके सर। ओके, अब इस सवाल को देखो ध्यान से सभी, पढ़ो, मैं यहां आपको टाइमर देता हूं, आप लोगों को कोशिश करनी है, पहले हेलो ट्राई सर। करना है और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। सर ऑप्शन बी 60 डिग्रीज 2√3 आवर। 2/√3 आवर, ओके, ठीक है, आंसर ठीक है आपका, बाकी लोग ट्राई करो। सात डिग्री 2/√3 है जी। ओके, डन। सर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी। सब कर लो, ट्राई कर लो, और सर मैं थोड़ा ऑप्शन सा, बी। हाँ काफी बच्चों का आ गया ऑप्शन है। बी। ओके, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ चुका है, जिसका नहीं आया वो देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और आपको भी आसान लगने वाला है अब। अ मैन कैन रो अ बोट विद 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो सवाल, देखो जिसका नहीं सॉल्व हुआ उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो सवाल में अभी कंफ्यूज हो जाता है, वो सवाल का मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे। तो सवाल की एक एक लाइन पहले ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो अ बोट विद अ स्पीड इतना इन स्टिल वाटर। तो आप पहले ये सोचो ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, आप बताओगे मुझे ये क्या दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है क्या, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है क्या, या फिर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, सोचो इनमें से एक चीज ही तो होगी ये क्या दे रखा है ऑप्शन आपको, 3। है ना, यही तो दे रखा हाँ। होगा ना, क्योंकि उसने बोला है वो रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड से जा सकता है, वाटर या रिवर एक ही बात है ना, तो ये आपको दे रखा है, अच्छा हाँ सर ये दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो आप ऐसे प्रोसेस करो अपने माइंड में, अच्छा ठीक है। फिर कह रहा है इफ ही इज क्रॉसिंग अ रिवर वेयर द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये करंट का मतलब क्या है, रिवर की वेलोसिटी को बोल रहा है, रिवर करंट वर्ड यूज कर लेते हैं ना, जियोग्राफी में वगैरह में आपने देखा होगा, रिवर करंट कह देते हैं इसको कभी कभी, ये रिवर की वेलोसिटी है। तो दूसरी चीज हमें क्या दे दी, दूसरी चीज उसने हमें दे दी वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये कितनी दे दी हमें 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दो चीजें हमें उसने प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल शुड ही हेडेड द बोट टू क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। याद है ना, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वो कहां जाना चाहता है अपनी बोट को लेके, समझ रहे हो, वो अपनी बोट को लेके डायरेक्टली यहां पहुंचना चाहता है, ठीक है ना, वो कहां पहुंचना चाहता है, ए से बी, उसने बोला शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट में पहुंचना चाहता है, तो आप समझ गए उसको अपनी बोट को यहां ले जाना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, याद है ना, ऐसे किया था हमने पहले। और इसमें क्या ऐड हो जाएगी बोलो, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसमें क्या ऐड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो हमें क्या मिलेगी यहां से, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है ना। बोट का मतलब है यहाँ मैन, या मैन का मतलब है बोट, एक ही बात है, बोट लिखूं मैन लिखूं एक ही बात है ना, यहाँ बोट में जा रहा है मैन, ठीक है ना। सो यही आ जाएगा हमारा। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये एंगल निकाल सकते हो, आपको अगर ये एंगल चाहिए थीटा, तो ये एंगल होगा आपका थीटा। आप देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें वी आर दिया है क्या, हाँ वी आर हमें दे रखा है 4, मतलब मैं इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखूं उसमें ये वाली साइड दे दी है हमें 4, और हमें 8 क्या दिया है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये वाली साइड हमें कितनी दे रखी है 8,
साइड में बना लो ट्राइंगल, वैसे तो यहां से भी कर सकते हो, साइड में बना लो कि अच्छा सर ये 8 है, ये 4 है, ये एंगल थीटा है। तो आप देख सकते हो यहां से 8 cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ से 8 sin थीटा, ये हमारा कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे वो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो पहले तो आप देख सकते हो यहाँ से cos थीटा निकाला जा सकता है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, अगर मैं ध्यान से देखूंगा cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा 1/2। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा मेरा, बोलो 60 डिग्री, है ना। थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री। यानी कि पहला आंसर तो आपका आ गया ना कि थीटा कितना है मेरा, बोलो 60 डिग्री। आ गया सबको ये वाला आंसर, ठीक है। अब आपको VB निकालना है, तो VB कितने आप यहां से देख सकते हो, यही तो मेरा VB है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये मेरा VB है ना, तो VB कितना आ गया मेरा 8 sin थीटा, मेरा VB आ गया। अरे ये VBR है, ये 8 है, ये 4 है, आपको ये वाली साइड पता करनी है ना, यही तो VB है। तो यहाँ से 8 sin थीटा आ जाएगा ना, तो 8 sin थीटा मतलब 8 sin 60 डिग्री। तो यहाँ से 8 sin 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, आप जानते हो, ये हो जाएगा 8 × √3/2। तो ये हो जाएगा मेरा VB, तो ये हो जाएगा 4√3। तो ये मेरा VB हो गया। ये क्यों निकाला है सर, VB क्यों निकाला है, क्योंकि टाइम निकालने के लिए आपको इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, यस और नो। हाँ सर, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए तभी तो टाइम आएगा। तो यहां से जब टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर। रिवर की विड्थ कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय 4√3। तो यानी कि टाइम आ जाएगा 2/√3 आवर्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन। मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम करो, मेहनत करो, उससे ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में। हेलो हाँ जी, सर, ये थोड़ा सर VBR निकालने का सर थोड़ा समझ नहीं आया कि 8 क्यों लिया अपन ने। आप बताओ बेटा, ये क्या लिखा है, पहली लाइन में क्या लिखा है, पढ़ो। अ मैन कैन रो अ बोट विथ 8 km/h इन स्टिल वाटर। तो मैंने आपको बताया था ना, जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप पानी में इतनी तेज जा सकते हो, इतनी तेज स्विम कर सकते हो। तो यहाँ उसने बोला आप पानी में, वो आदमी बोट को 8 km/h की तेजी से चला सकता है। इसको हम बोलेंगे वो मैन की वेलोसिटी है पानी के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने इसको VBR लिखा है, ठीक है। वो कितना आया बोलो, हमारा 8 km/h। ये आपकी क्षमता है, आपकी क्षमता है कि आप इतनी तेज स्विम कर सकते हो या इतनी तेज बोट को एक पानी में चला सकते हो। पानी चल रहा है नहीं चल रहा उससे अभी हमें मतलब नहीं है, पानी को रुका हुआ मानो, हाँ पानी अगर रुका है हम उसमें इतनी तेजी से चला सकते हैं। अब पानी चल रहा होगा, हम पानी के रिस्पेक्ट में अभी भी इतनी ही तेजी से चल सकते हैं। वो अलग बात है, पानी का भाव हमें अलग अलग वेलोसिटी दे देगा, इसलिए हम उस वेलोसिटी को VB कहते हैं। जो नीचे खड़े हुए आदमी को नजर आएगी वो VB है। तो आपको कहां पहुंचना है, B पे, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ये हो जाएगा मेरा VBR। आप इस डायरेक्शन में 8 km/h की स्पीड से जाने की कोशिश कर रहे हो, पर रिवर आपको इधर ले जाएगी तो आप यहां पहुंचोगे, ये आपका VB हुआ। ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर हुई, ठीक है। ओके सर, मतलब जो क्वेश्चन में दिया होगा वो मतलब रिस्पेक्ट में ही होगा वाटर के। देखो पढ़ना है, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में यही दिया होता है, बट मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता, समझना, वैसे कम ही क्वेश्चन में होता है, पर किसी क्वेश्चन में ये दे दे द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, तब समझ जाना अच्छा वो तो VB दे रहा है उस क्वेश्चन में। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में यही दिया होगा, आप देखना जितने क्वेश्चन दिए आप सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखो, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में दिया है 8 km/h इन अ स्टिल वाटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको लेके जाऊं, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से दिखाऊंगा तो भी आपको ऐसे दिया होगा, अ मैन हु कैन स्विम विद स्पीड u रिलेटिव टू वाटर। देखा आपने, इसका मतलब ये भी तो मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां भी हमें दे रखा है a swimmer swims across the river with 9 km/h with respect to water, दे रखा है ना, देखो ये चीज बार बार, यस सर। ठीक है ना। आप देखो आइडेंटिफाई करो, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये हमें VMR या VBR दी है। M और B का मतलब सेम है, मैन की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू रिवर या बोट की वेलोसिटी। अगर स्विम कर रहे हैं तो VMR लिख देना, है ना, और बोट दे रखा है तो VBR लिख देना, ठीक है। सर अगले, हाँ बेटा, सर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट केस वाले में एक प्रॉब्लम था स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड सर। मिनिमम हाँ सर, इसमें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट का वेक्टर क्या होगा, समझा नहीं मैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जैसे VMR नहीं, यहाँ आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो ना। देखो VM, हर बार आप VMR को VR से ऐड करते हो तो आपको VM मिलता है। इस केस में आप ये कह सकते हो इन दोनों का जो सम है वो VM है ना,
ये तो हमने ऐसे भी देखा था। देखो VMR का डेफिनेशन क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी से जानते हो ना, क्या होता है डेफिनेशन, याद करो, VM वेक्टर माइनस VR वेक्टर, ये पढ़ा था ना रिलेटिव वेलोसिटी में। तो यहां से VM वेक्टर दो वेक्टर को जोड़ के आ रहा है, किन दोनों को जोड़ के आ रहा है, VMR को और VR को जोड़ के हमेशा आपको क्या मिल रहा है, VM वेक्टर। वो आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि आप यहां तैरने की कोशिश करते हो, रिवर आप में अपनी वेलोसिटी जोड़ देती है, तो आपकी जो वेलोसिटी बनती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो VM बनती है। यस सर। ठीक है ना? तो मतलब सर वो एक तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हो सकता है हाँ, आप VM वेक्टर को कह सकते हो, ये उसका रिजल्टेंट है, VMR और VR का रिजल्टेंट है। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर वो VB इक्वल्स 8 sin थीटा वो कैसे निकालें? ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल में साइड 8 हो गई, ये 4 हो गई। मैंने अभी बताया था, अगर आप ट्राइंगल में देखो ये हाइपोटेन्यूज है यार, अब आप ट्राइंगल से साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हो यार, ये तो आप 6 7 से सीखते आ रहे हो। 6 7 में तो नहीं, शायद 9th में पढ़ा होगा ट्रिगो, जो भी है। तो आप देखो ना यार, अभी ट्राइंगल दे दिया जाए आपको, हाइपोटेन्यूज दे दिया जाए, बेस दे दिया जाए, आप इस ट्राइंगल से साइन थीटा कोस थीटा तो निकाल सकते हो। नहीं भी पता तो आप सोचो, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो मैंने बोला है बेस हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा। ये याद कर लो, ये वेक्टर्स में भी किया था, कंपोनेंट्स लिए थे यार, याद करो। ठीक है, थैंक यू सर। आगे बढ़े, अगले सवाल पे आते हैं। चलो इसको ट्राई करो, मैं टाइमर देता हूं दोबारा से, आप लोगों को कोशिश करनी है जल्दी सॉल्व करने की। Sir, option C, 500 by √3 meter. ऑप्शन सी आप ही क्या, गुड, Yeah. सब करो सब करो, अपना अपना सॉल्व करो, सबको अपना ट्राई करना है इंडिविजुअल। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ओके। सर ऑप्शन दोनों सेम ही है ना? नहीं बेटा, एक में डिवाइड में, एक में मल्टीप्लाई में है। सॉरी सर। ओके, एक चीज देखो जरा, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, जो मैं आपको यहाँ हमेशा पीछे से पीछे जो पढ़ा रहा हूं, इसमें ये जो एंगल थीटा है वो किससे लिया गया है, सोचो, ये थीटा एंगल किससे लिया गया है, हॉरिजॉन्टल से, है ना? ये थीटा एंगल किससे लिया था मैंने, बोलो, हॉरिजॉन्टल से। अच्छा, रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं यही क्वेश्चन में दोबारा से देखूं, अगर आप यहाँ खड़े हो, सपोज आप इधर खड़े हो, तो रिवर की डायरेक्शन क्या है, रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, आपने मान लिया सर रिवर राइट साइड कर रही है ना? तो अगर आप यहाँ खड़े हो, सोचो अपने आपको यहाँ मान के चलो, आप यहाँ खड़े हो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, इमेजिनेशन की तरफ जाओ, दुनिया में जाओ इमेजिनेशन की, आप यहाँ खड़े हो और आपके सामने रिवर फ्लो कर रही है, इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है, तो आपको रिवर कहाँ फ्लो करती हुई दिखेगी, आप कहोगे सर ऐसे फ्लो करती हुई दिखेगी, इस डायरेक्शन में, यही तो दिखेगी आपको रिवर फ्लो करते हुई। और आपको कहाँ पहुंचना है, आपको ए से बी पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है बोलो, ए से बी। तो आपको पता है ना, आपको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखना, रिवर आपके लिए यहां फ्लो कर रही है और आपको इस डायरेक्शन में तैरना है। तो ये जो एंगल है, दिस इज अ एंगल फ्रॉम द फ्लो, इस एंगल को मैं एंगल फाई कह रहा हूं, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल फ्रॉम फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के फ्लो से जो एंगल है वो ये बड़ा वाला एंगल होता है। ऑब्वियसली ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये एंगल जो फाई लिख रहा हूं, थीटा अलग था, थीटा हम इस एंगल को कहते थे, थीटा हम किसको कहते थे, इस एंगल को कहते थे, जो हम पीछे थीटा एंगल की बात कर रहे थे वो इस एंगल को कह रहे थे, वो आपका एक्यूट एंगल था। बट अगर आप ध्यान से देखो, आपसे बोले एंगल फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर, तो वो एंगल ये होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन दिया है, उसमें हमें क्या दिया है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो, उसमें दिया है कि एक स्विमर है, वो यहां से 120 डिग्री पे तैर रहा है, रिवर के फ्लो से एंगल दिया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको ये नजर आ जाएगा, देखो ध्यान से, यही दिया है ना, इट इज द स्विमर स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो कर रही थी, इससे 120 डिग्री। तो हमारे केस में थीटा आपको समझ में आ रहा है 60 डिग्री है,
ये बात सबको समझ में आ रही है? हमारे केस में जो थीटा है वो कितना एंगल होगा बोलो? 60 डिग्री होगा। थीटा इज द एंगल विच इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये होगा मेरा 60 डिग्री। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दो, यहां से अगर आप इसके बाद ध्यान दो फटाफट, तो आपको पता चल जाएगा बेटा, आपको पता चल जाएगा अगर ये वेलोसिटी ऑफ कौन यहां स्विम कर रहा है, स्विमर या फिर मैन ले लेते हैं, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और आपको पता है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और आपको पता है ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है ना? सो आप समझ गए यहां से ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अब आपके पास ट्राइंगल तो बन गया ना, आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, आपके ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, और वी आर कितना दे रखा है आपको, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हम लोगों को दे दिया 10। और उसके बाद स्विमर की स्विम भी जो स्पीड दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है इस केस में, वो स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है इतना, तो एक्चुअली हम यहां नहीं पहुंचेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता हम यहां नहीं पहुंचेंगे, इतना याद रखना, आप यहां नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पहुंच सकते, आप कहीं यहां पहुंचोगे। मुझे कैसे पता, आप सोचोगे सर आपको कैसे पता कि मैं यहां नहीं पहुंच सकता, एग्जैक्टली इधर नहीं पहुंच सकता, मैं कहीं यहां पहुंचूंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है इस केस में। कोई आइडिया, किसी को कोई आइडिया कि मुझे कैसे पता कि मैं यहां नहीं पहुंचूंगा? अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग इस डायरेक्शन में तैर रहे हैं और हम यहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए एक चीज याद रखना, आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है। क्या ये बात जानते हो? ये तो सब जानते हैं ना, किसी भी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होता है बोलो, बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा। ये पता है सबको या नहीं पता, ये बताओ पहले। पता अब है ये मत सर। कहना सर ये बात भी नहीं पता थी, ये तो पता है पता सर। थी ना, हाइपोटेन्यूज पता है। हमेशा किससे ज्यादा होता है, बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं मेरा ये VMR है और ये मेरा VR है, हमारे इस केस में आपको मैन की जो स्पीड है वो भी 10 दे रखी है और VR भी दे सकती है। क्या ये पॉसिबल है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कि हाइपोटेन्यूज और बेस सेम हो जाए? क्या ये No, पॉसिबल sir. है? नहीं है, है ना? हाँ सर, इस केस में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता क्या वो इधर पहुंच सकता है, क्या वो यहां पहुंच सकता है, इस वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पहुंच सकता है, किसी एंगल पे तैरे और बी पे पहुंच सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर वो पॉसिबल ही नहीं है, वो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। इसका रीजन ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है ना, इसका जो ये वाली वेलोसिटी है VMR, वो रिवर की वेलोसिटी के जितनी है। तो अगर आप इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशन होती है कि आपका VMR हमेशा वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो किसी एंगल पे तैर के, अदरवाइज नहीं। पर इस क्वेश्चन में ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मकसद ये है, वो आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि हम लोग इसमें कितना डिस्टेंस अलोंग द रिवर ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं सवाल की बात करूं, इस सवाल में आपको सिर्फ इतना दिया है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, एक बार दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इस सवाल में हमें यह दिया है कि एक मैन यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला एंगल आपको पता है 60 डिग्री। कैसे पता है ये 60 डिग्री? क्योंकि ये वाला एंगल आपको पता है 120 डिग्री है, और ये हमें दे दी है स्पीड 10। ये स्पीड हमें कितनी दे दी है बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, है ना, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बता दो, इस वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, बता सकते हो? ये कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ। इस वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बोलो, ये कितना होगा, 10 sin 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बोलो, 10 sin 60 डिग्री, यानी कि 10 इंटू √3/2। बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, कैसे पता चला? ये एंगल मुझे पता है 120 है तो ये 60 होगा, ये 60 तो ये 60, तो 10 sin 60 डिग्री इज 10 √3/2। ये मेरी क्या हो गई, अपनी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ये, यानी कि इस डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन वाली जो मेरी वेलोसिटी है वो ये है, यानी कि आप इसको 5√3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। और याद है टाइम निकालने के लिए क्या करते थे, टाइम निकालने के लिए विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि यहाँ जो रिवर की विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 500 डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे 5√3, यानी कि आपका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 100/√3 सेकेंड। ये हमारा टाइम आ गया। इतने टाइम में आप नदी को क्रॉस कर लोगे, पर इतना याद रखना, आप नदी को क्रॉस तो कर लोगे पर आप यहां नहीं पहुंच पाओगे। मैंने पहले ही बताया आप यहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड से क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा। आप यहां नहीं पहुंच पाओगे, आप थोड़ा सा पहले ही रुक जाओगे।
आप कहां तक पहुंच पाओगे, आप यहां से शुरू करोगे और यहीं तक कहीं पहुंच पाओगे, और इसी को वो आपसे पूछना चाह रहा है ये डी कितना है, और इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना, ये डी यानी कि जिसको आप एक्स भी कह रहे थे, इसी को आप एक्स कह रहे थे ना पहले, ड्रिफ्ट, इसी को हम ड्रिफ्ट कह रहे थे। तो ये ड्रिफ्ट कितना है मेरा, अगर हम ध्यान से देखें, इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे, टाइम को मल्टीप्लाई करते थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर से, ठीक है ना। टाइम को हम मल्टीप्लाई करते थे किससे, अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, या फिर जो भी आपकी क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर से। तो यहां हमें इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए होगी। इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बता सकते हो मुझे, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? अगर आप इसका एक कंपोनेंट लोगे, ये जो मेरा वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट लोगे, इसका इस कंपोनेंट को कितना दिखोगे, जल्दी से बताओ। इसका ये वाला कंपोनेंट किधर कितना होगा, बोलो, इस डायरेक्शन में कितना होगा, निकाल सकते हो। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, अगर आपके पास ये वेक्टर है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, बोलो, 10 cos 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, बोलो, 10 cos 60 डिग्री। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 मीटर पर 5 सेकेंड, ठीक है ना। सोचो अब इसका मतलब क्या है, बड़ा ध्यान से देखना बेटा। एक आदमी जो इस डायरेक्शन में तैर रहा है, उसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड कितनी है, ये कितनी है मेरी, 5√3 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखो, आप इस डायरेक्शन में तैर रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी है, बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी है, बोलो, 5√3, ये रही ना, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से तैर रहे हो, पर रिवर आपको किस स्पीड से मिल रही है इस डायरेक्शन में, बोलो। आप इस डायरेक्शन में किससे जाना चाहते हो, आप कह रहे हो सर मैं इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जाना चाहता हूं, पर रिवर इस डायरेक्शन में किस स्पीड से आ रही है, बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बताओ। आप इस डायरेक्शन में जाओगे या इस डायरेक्शन में जाओगे, सोचो। आप यहां जाना चाहते हो 5 मीटर पर सेकेंड से, और रिवर आपको इधर ले जाना चाहती है 10 मीटर पर सेकेंड से। जीत किसकी हुई, रिवर की या आपकी, बताओ, रिवर की। तो आप रिवर यहां की जाना होगी। चाहते हो 5 से, रिवर आपको ले जाना चाहती है 10 से, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 - 5, यानी कि कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ रहे हो, आपने इतने टाइम में रिवर को क्रॉस किया, और आपकी जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 5 है, यानी कि x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम में अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम है आपके पास 100/√3 और आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5, तो आंसर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। आप सब एक बार इसको नोट करेंगे, मैं इसका रिकैप दोबारा दे दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नीट लेवल के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। सर जी, पहले एक बार नोट कर लें बेटा। जी हाँ, पहले एक बार आप नोट कर लें, ताकि फिर ये ना हो कि आप पूछ लें और उसके बाद फिर आप कैसे नोट करने का टाइम चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी पहले आप नोट कर लें, फिर दोबारा मेरे को पूछ लोगे, मैं बता दूंगा। मैं यहाँ स्टेप्स लिख देता हूँ तब तक, ताकि आपको पूछने में आसानी हो। जी सर ये मेरा स्टेप 1 है, जिसमें मैंने कुछ आपको एंगल के बारे में समझाया था। यहाँ मैं इसको अपना स्टेप 2 कह रहा हूँ, जिसमें मैंने वर्टिकल वेलोसिटी निकाली थी। यहाँ मैंने टाइम निकाला था। यहाँ पे मैंने ये 4th हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताई थी। ये मैंने अपनी ड्रिफ्टिंग बताई थी। सर ओके, बोलो। आपने जो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाली उसको हम लोग VMR cos थीटा से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या, ऊपर की तरफ उसका कंपोनेंट लेके? जो वेलोसिटी ऑफ क्या निकाली है मैंने, बोलो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कह रहे हो? हाँ नहीं, वो आपको इस केस में इसलिए लग रहा है क्योंकि वो दोनों ही 5 आ रही है, वो इसलिए लग रहा है। मान लो अगर ये 4 आता तो आंसर अलग हो जाता। वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई बच्चों ने शायद इसको ध्यान भी नहीं दिया होगा। एक्चुअली आपको करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेलोसिटी का cos थीटा ही निकाला है मैंने। अगर आप cos 60 की बात कर रहे हो तो देखा जाए तो निकाला तो मैंने वही है ना, 10 cos 60 जो आप कह रहे हो। वो 5 मीटर पर सेकेंड आया, पर ये क्या है मेरा, इसका समझना, इसका मतलब क्या है। ये 10 cos 60 का मतलब है आप इस डायरेक्शन में तैर रहे हो ना बेटा,
तो आप इस डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी 5 है, इस डायरेक्शन में 5√3 है। तो रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में 10 है, तो आपको 10 में से वो 5 माइनस करना पड़ेगा। मान लो रिवर की स्पीड 12 होती, अगर रिवर की स्पीड 12 होती तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदल जाती बेटा, फिर 7। ये याद रखना है ना। वो तो इस केस में कोइंसिडेंस हो रहा है कि 10 - 5 दोबारा से आपको 5 दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि शायद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सर सिर्फ कंपोनेंट लेके ही आ जाती। नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखोगे, आपको उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और रिवर की वेलोसिटी में से उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आया समझ में? मतलब सर इस केस में जो ड्रिफ्ट निकलेगा वो टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए होती है ना। मतलब किसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, उस डायरेक्शन की स्पीड क्या होती है, उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उस डायरेक्शन का टाइम, है ना। तो उस Okay, डायरेक्शन sir. की वेलोसिटी को मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कह रहा हूँ। वो कैसे आएगी, आपकी वेलोसिटी का यहाँ कंपोनेंट लेंगे। मतलब स्विमर इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से तैरना चाहता है, पर रिवर यहाँ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। मान लो रिवर 12 से आती तो फिर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 7 हो जाती, फिर 5 नहीं आती। Yes, ठीक sir. है, Thank you. आया समझ में? Yes, sir. इस क्वेश्चन का एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं ऐसे, क्योंकि ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और ऐसा बच्चों को लग रहा होगा सर ये याद नहीं रह पाएगा हमें। तो देखते हैं जरा हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए। देखो इसको जनरलाइज करता हूं। मान लो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले मैं कंडीशंस के साथ करता हूं और आप लोगों को अब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। कंडीशंस के साथ देखते हैं। कंडीशंस का मतलब क्या है भाई, आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, आप ए पे हो, है ना, और आपको दिया जा रहा है यहां से वेलोसिटी ऑफ रिवर। मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मान लो मैंने आपको दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर मैन की वेलोसिटी आपको दे रखी है, अगर वीएमआर है ना, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर मैं आपको दे दूं ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप डेफिनेटली वो एंगल निकाल सकते हो जिस पे तैरने के बाद आप यहां पहुंचोगे। यानी कि इस केस में पॉसिबल है बी पे पहुंचना। आप किसी एंगल पे तैरोगे तो आप डेफिनेटली बी पे पहुंच सकते हो, क्योंकि यहां आपका वीएमआर वीआर से बड़ा है। इस केस में आपका वीएमआर क्या है बोलो, इट इज ग्रेटर देन, किससे है ये बोलो, वेलोसिटी ऑफ रिवर से बड़ा है। तो जब भी आपकी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, उस केस में क्या होगा बोलो, जब भी आपकी ये वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होगी उस केस में आप बी पे पहुंच सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। बट अगर ये पहली कंडीशन हो गई, मगर जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज ऐसा आ जाए कि भाई वेलोसिटी ऑफ रिवर तो हमें दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, ये रिवर की वेलोसिटी है, और मैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, मान लो 10, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें कितना दे रखा है बोलो, ये हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है ना, इस डायरेक्शन में हम तैर सकते हैं। तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं है कि आप बी पॉइंट पे पहुंच जाओ। आप जो मर्जी कर लो, आप जितने मर्जी एंगल पे तैर लो, कभी भी आप बी पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। अगर आप कहो कि सर बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऐसे भी तैर लोगे ना तो भी आपको रिवर आगे ही ले जाएगी। अगर आप ऐसे भी तैरोगे तो भी रिवर आपको आगे ही ले जाएगी। तो किसी भी डायरेक्शन में आप तैर लो, आप कभी बी पे नहीं पहुंचोगे, आप हमेशा बी से पहले ही रुक जाओगे, या तो यहां रुकोगे या बी के बाद जाके रुकोगे, बी पे कभी नहीं रुक सकते आप, ठीक है ना। ये आप याद रखना। इस केस में आप समझ रहे हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जैसे भी बी के बाद ही रुकोगे, पहले तो रुक ही नहीं सकते, बी के बाद जाके रुकोगे। इवन पिछले केस में भी मैंने यहां बनाया था ना, जो इसमें भी आप याद रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये नहीं होगा, एक्स थोड़ा सा आगे ही जाएगा, आप बी को क्रॉस ही कर जाओगे। ये जो आपकी ड्रिफ्टिंग है ये ज्यादा है क्योंकि रिवर आपको बहा के ले जा रही है, तो आप आगे निकल जाओगे, आप इस बी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे, आप बी पॉइंट के आगे निकल जाओगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा ही आएगा हमेशा, यानी कि आप बी को क्रॉस कर जाओगे और यहां जाके कहीं रुकोगे, आप बी पे रुक ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कर लो, आप बी पे रुक ही नहीं सकते, आप बी पॉइंट को क्रॉस कर लोगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वही चीज मैं यहां बता रहा हूं दोबारा से कि अगर आपकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम हो जाती है तो आप पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू रीच एट बी, मतलब इस केस में हम बी पे नहीं पहुंच सकते, नॉट पॉसिबल टू रीच बी। ऐसा क्यों,
सर ऐसा क्यों, हम कोई एंगल निकाल नहीं सकते क्या, क्या हमें नहीं पता क्या? चलो कोशिश करते हैं देखने की, सर ऐसा क्यों हो रहा है। ये एंगल को आप थीटा मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है ना। ये क्या होता है बोलो, VMR, और ये क्या होता है VR। चला ट्रिग्नोमेट्री पे आओ, अगर मैं ध्यान से देखूं VMR cos थीटा को मैं कितना लिख सकता हूं बोलो, VMR cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से VMR cos थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, VR के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका cos थीटा कितना हो जाएगा, VR डिवाइडेड बाई VMR, और वैल्यू डालो, VR की वैल्यू कितनी है मेरे पास इस क्वेश्चन में, VR है मेरा 12 और VMR 10। आपको कुछ ऑड लग रहा है इसमें, cos थीटा की वैल्यू 12/10 कभी आ सकती है, सोचो सोचो, क्या cos थीटा कभी भी 12/10 हो सकता है? कई बच्चे तो सोच रहे होंगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, cos थीटा 1/1.2 आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन सर इससे ज्यादा नहीं आ cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आती है, जी। याद रखो, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 तक, -1 से 1 के बीच में ही तो रहता है ना cos थीटा, कभी भी cos थीटा 1 से बड़ा नहीं होता। तो यहां इसका मतलब यही है, इसका मतलब है ये क्यों आ रहा है, ये रिलेशन गलत क्यों आ रहा है सर, cos थीटा की वैल्यू 12/10 आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो हाइपोटेन्यूज है एक्चुअली वो बेस से कम, वो बेस से कम आने लग गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है मैथ्स में। कभी भी हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा नहीं होता, cos थीटा आपका 1 से बड़ा तभी आ सकता है जब आपका हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा हो जाए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल नहीं है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखना, किसी भी सवाल में अगर आपका VMR वेलोसिटी ऑफ रिवर से छोटा है या फिर बराबर भी है, छोटा है या फिर बराबर भी है, उस केस में कभी भी आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब आप बी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, ये आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है ना, याद रखोगे पक्का, इसको लिख लो चाहे। सर हमेशा हम याद रखेंगे, हम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन जब भी करते हैं, जब हम बी पॉइंट पे डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल होगा जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा होगी। इक्वल होगी तो भी नहीं पहुंचोगे आप बी पे, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है ना। इक्वल का मतलब है आप कह रहे हो हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर हो जाए, वो भी नहीं हो सकता, उस केस में भी आप बी पे नहीं पहुंचोगे, वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, VMR VR से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। यहां भी आप देख सकते हो, यहां VR VMR से बड़ा है, इसलिए यहां पॉसिबल नहीं है, VMR VR से बड़ा होना चाहिए। ये पत्थर की लकीर हो गई, ये तभी के लिए कह रहे हैं अगर हम बी पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। सर हाँ सर पिछले क्वेश्चन का सर रिकैप दे देंगे तो अच्छा होगा सर थोड़ा। मैं देता हूँ बच्चे, मैं देता हूँ। ओके सर। इसको नोट कर लें पहले, जिसने लिखना है ये चीज लिख लें। अब पिछले सवाल में अगर हम ध्यान से देखें, पिछले सवाल को अगर हम करने का तरीका देखें, इन शॉर्ट क्या तरीका है सर ऐसे क्वेश्चन का, जहां हमें ऑलरेडी एंगल दे दिया जाए, यहां हमें ऑलरेडी एंगल क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए, ऐसे सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहां एक क्विक रिकैप दे देता हूं। जैसे कि पिछला सवाल था, उस सवाल में हमें ऑलरेडी एंगल दे दिया गया था, हमें दे दिया गया था VMR, ध्यान से देखना, हमें क्या दे दिया गया था, VMR, और हमें ये एंगल दे दिया गया था कितना, अगर आप ध्यान से देखोगे 120 डिग्री। तो आपने ये वाला एंगल निकाल लिया था बच्चे, 60 डिग्री हो गया ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया बच्चे, 60 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन में अब वो ट्राइंगल बनाने की आपको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में जो आप पहले बनाते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपको एंगल ऑलरेडी दे दिया, आपको बता दिया आपको इसी डायरेक्शन में तैरना है। इस केस में आप अपने वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट निकालो, आप ये वाला कंपोनेंट निकालो, इसको बोल दो V परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट निकाल दो और इसको क्या बोल दो, V पैरेलल, या फिर आप इसको V परपेंडिकुलर की जगह बोल सकते हो VP लिख लो चाहे, है ना, और ये क्या हो जाएगा V हॉरिजॉन्टल। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना, देख सकते हो आप ध्यान से। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको ऐसे लिखना चाहिए, 1 सेकेंड मैं इसको एक मिनट इरेज कर देता हूं यहां से। ओके ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, क्योंकि मेरा वेक्टर ऐसे है ना, तो ये होगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मेरी वेलोसिटी का, जो मेरी वेलोसिटी है VMR, इसका VMR का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा मेरा VMR का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। पहले यहां तक समझो, यहां तक किसी को डाउट हो अभी पूछ लो। मैं इस डायरेक्शन में तैर रहा हूं, ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VMR परपेंडिकुलर, ये VMR हॉरिजॉन्टल। VMR हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा आपका बोलो, ये हो जाएगा VMR cos 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VMR sin 60 डिग्री, ठीक है। टाइम निकालने का तरीका क्या है,
टाइम निकालने का तरीका है, जो भी आपको विड्थ दे रखी है रिवर की, उसको आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, VMR के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से डिवाइड कर दें। यानी कि टाइम निकालने का तरीका हो गया ओमेगा डिवाइडेड बाय VMR साइन 60 डिग्री। और उसके बाद अगर आपको क्या निकालना है बोलो, उसके बाद अगर आपको क्या निकालना है, ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, कि आपने कितना ड्रिफ्ट कर जाओगे, आप इस लोकेशन से आगे कितना ड्रिफ्ट कर जाओगे, या इतने टाइम में आप कितना ड्रिफ्ट करके चले जाओगे, कितना आगे आप ड्रिफ्ट कर रहे हो। ठीक है ना, अगर आप यहां से निकालना चाहते हो, एक्चुअली आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ड्रिफ्टिंग आप यहां से निकाल सकते हो कि आप आगे कितना ड्रिफ्ट कर जाओगे। अगर आप ये निकालना चाहते हो कि आगे कितना ड्रिफ्ट करके जाओगे, तो ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या है, ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। अब आप इस डायरेक्शन में ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हो, पर रिवर भी इधर आ रही है, आपको पता है रिवर भी इधर आ रही है, तो आप देख रहे हो आप यहां जाने की कोशिश कर रहे हो, रिवर इधर आ रही है, तो आपकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी में से आप अपनी वेलोसिटी को माइनस कर दो, क्योंकि आपकी कोशिश है इधर आने की और रिवर की कोशिश है इधर ले जाने की। तो रिवर की वेलोसिटी उस क्वेश्चन में 10 थी, और आपकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था VMRH, आप देख सकते हो ये हमारा 5 आ रहा था, 5 आ रहा था ना पिछले क्वेश्चन में, आप इनको माइनस कर रहे थे तो 10 - 5 आपका 5 आ रहा था। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। तो यहां से आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में हम निकाल रहे थे। तो ओवरऑल अपनी वेलोसिटी का पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना, हॉरिजॉन्टल लेना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जहां आपने लिया वहां से टाइम आ जाएगा ओमेगा बाय पी परपेंडिकुलर। उसके बाद आप अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना और रिवर की वेलोसिटी में से उसको माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी ड्रिफ्टिंग आएगी। लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सर ये लेवल थोड़ा सा मीडियम टू टफ है नीट के हिसाब से। जेई में तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट अगर हम बात करें नीट लेवल के लिए तो मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन है। सर प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 5% है, इससे ज्यादा नहीं, लेस देन 5% पे लिखता हूं, मतलब चांसेस थोड़े कम है। फिर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के टाइम ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, हमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे जरूर लगाने चाहिए जो आपके नीट लेवल से ऊपर है। सारे क्वेश्चन तो इस लेवल के हम नहीं कर रहे ना सॉल्व, पर कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे जरूर लगाओ जो आपके अच्छे लेवल के। ठीक है ना, क्योंकि वक्त का नहीं पता होता बच्चे, हो सकता है कभी कोई ऐसा साल आ जाए जिस साल से नीट का पेपर मुश्किल आने लगे, ऐसा कभी भी हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमें थोड़ा सा एक कदम आगे का सोच के चलना होता है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैं जरूर ऐसे रखता हूं जो आपको लगे ट्विस्टिंग, जैसे आपको लगे कि सर इसमें तो थोड़ा सा मजेदार चीज आ गई या फिर ऐसी चीज आ गई जो थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, बढ़ जाओ ना आगे, नोट कर लिया ना, ये रिकैप ही था जो मैंने Excuse me, क्वेश्चन कराया sir. था, ये तो पूरा दोबारा ही नोट कर दिया मैंने। हाँ बेटा, सर जब हमने VMR साइन 60 की जगह हम 120 करके फिर ले सकते हैं क्या? क्योंकि साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है, इसलिए आप लिख सकते हो, है ना। तो ओके सर, बट हम पहले मतलब फिर हम अगर हम 120 से कन्वर्ट करेंगे तो -60 करके देंगे ना? नहीं, क्योंकि साइन 120 क्या होता है, साइन 180 - 60, तो साइन 60 ही तो आ जाता है ना उस केस में भी, हाँ ओके, है ना। वो इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि साइन 120 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री आर सेम थिंग। थैंक यू सर। ओके, हाँ हाँ जी, चलो अब बढ़ जाएं आगे। ठीक है यार, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चंस अच्छे भी कर लेने चाहिए। जहां मैं देखता हूँ एक थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है बच्चों के, ऐसा हो जाता है यार फिजिक्स तो मुश्किल है, सही कहते थे सीनियर में फिजिक्स मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आप पिछला पेपर देख लेना, आप कहोगे सर बहुत आसान आ रहा है, फिर भी हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर करके जाएंगे जो अच्छे लेवल के हैं, ये मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब कमेंट्स में लिखने मत बैठ जाना, मैं देखता हूँ जिस दिन एक क्वेश्चन अच्छा करा दूं ना, अगले दिन बच्चों के कमेंट आ जाए सर आप तो बड़ा टफ वाला पढ़ा रहे हो। सब आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जानते हैं हम कहाँ से तैयार कर रहे हैं आपको, ये जरूरी है, कुछ झटके देने भी जरूरी होते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी के वो क्वेश्चन आ गए जितने मैंने कराए थे, 1-2 क्वेश्चंस मैं बाद में कराता रहूंगा बीच बीच में, पर आज प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा है, सर बोलो। हम लोग लास्ट वाली स्लाइड पे जाएंगे, आप प्लीज एक मिनट। हाँ जी,
सर इसमें हम जो VMR cos थीटा करते हैं तो उससे तो हम लोग रिवर की वेलोसिटी भी निकालते हैं, और VMR cos थीटा करके हम VMR हॉरिजॉन्टल भी निकाल रहे हैं, तो वो दोनों सेम नहीं नहीं, मैं आएंगे? आपको बताता हूँ कि पहले क्या हो रहा था। पहले के केस में हम पता है क्या कर रहे थे, हमें पता था कि हम एग्जैक्टली यहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ जानते थे ना कि पहले वाले केस में आप स्विम करके कहाँ से यहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे, यहाँ पहुंच सकते थे, है ना। यस ये बात यस क्लियर है ना। पहले हम यस स्विम सर। करके यहाँ से यहाँ पहुंच रहे थे। उस केस में एक्चुअली पता है क्या हो रहा था, आपकी वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है ना, वो रिवर की वेलोसिटी के इक्वल था। आप चेक कर लो, चाहे जितने भी क्वेश्चन है पिछले, आपकी रिवर, आपका जो ये वाला कंपोनेंट था ना बेटा, वो किसको यस बैलेंस सर। कर लेता था, इसको बैलेंस कर लेता था। वो दोनों सेम हो जाते थे। इसलिए आपकी जो नेट वेलोसिटी थी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो जीरो हो जाती थी। इसलिए आप यहां से तैरते थे और यहां पहुंच जाते थे। सोचो, यस यही हो रहा था ना। अभी यस तक क्या सर। हो रहा था, आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके बराबर हो जाता था। इसलिए आपकी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर क्वेश्चन में पता है क्या हो रही थी, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जीरो हो जीरो। जाती थी। चेक यस करके देख लो, है ना। है ना हाँ, शिवांश पर सर? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपका ये वाला कंपोनेंट आप देख सकते हो वीआर से कम है। देखो, है ना, आपका ये वाला कंपोनेंट है 5 और वीआर कितना है 10। तो क्या आप रिवर की वेलोसिटी को कॉम्पनसेट कर पाए? नहीं ना, नहीं है ना। नहीं। इसका मतलब है यस आपकी नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि आप ऊपर जाते जाते आपकी एक नेट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक नेट वेलोसिटी आपके पास रहेगी। तो इसलिए इस केस में आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। इसलिए आप रिवर के साथ ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ने लगे। और कितना आगे बढ़े रिवर के साथ ड्रिफ्ट करके, जो भी आपका टोटल टाइम था मल्टीप्लाई बाय नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके सर, ठीक थैंक यू है, सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके बेटा। चलो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। यस, प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं या फिर आपको याद कराऊं, तो वो सिंपल सा आपने देखा होगा, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेलते टाइम देखा ना एक प्लेयर को कैसे वो फेंकता है बास्केटबॉल में। ठीक है, आप में से है कोई खेलता है जो बास्केटबॉल? ठीक है ना, फुटबॉल तो खेलते होगे, बास्केटबॉल नहीं भी खेलते होगे, फुटबॉल तो आपने खेला होगा। तो भाई एक प्लेयर होता है ऐसे बास्केटबॉल में ऐसे बास्केट फेंकता है। तो इस तरीके से ये जो मोशन होता है इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब है ट्रेजेक्ट्री, ये पाथ कैसा फॉलो कर रहा है। ये सर्कुलर नहीं है, देखने में शायद आपको लग रहा हो, पर ये सर्कुलर नहीं है। इसकी जो शेप है ना इसके कर्व की, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं हम। या फिर आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा हो, है ना, आप फुटबॉल को किक मारते हो, आपने भी खेला होगा यार, फुटबॉल तो सभी ने खेला होगा। आप फुटबॉल को किक मारते हो तो फुटबॉल ऐसे उड़ता हुआ जाता है और इधर जाके गिर जाता है ना। इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यानी कि भाई अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालूं, जैसे आप क्या करो, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालो तो ये सीधा ऊपर जाता है और नीचे आता है। इसको आप लीनियर पाथ कहते हो। मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, वो नीचे आ रहा है, लीनियर पाथ है। बट अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं आगे की तरफ फेंकूं, है ना, या फिर इस डायरेक्शन में फेंकूं या फिर आगे की तरफ फेंकूं, अगर इस डायरेक्शन में फेंकूंगा तो ये ऐसे जाएगा, आगे की तरफ फेंकूंगा तो ये ऐसे जाएगा। तो यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ना फेंक के किसी एंगल पे फेंका जाए, है ना, या सीधा फेंक दिया जाए, तो जो उसका पाथ होता है वो कैसा पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। एक्चुअली इसका पाथ ऐसा दिखता क्यों है, ये सीधा क्यों नहीं चला जाता, मुझे बताओगे? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधा फेंकूं, अगर आप बिल्डिंग पे खड़े हो जाते हो तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप सीधा थ्रो करो तो ये सीधा क्यों नहीं चलता रहता, ये नीचे क्यों आता है? बताएगा कोई मुझे, नीचे क्यों आता है ये ऑब्जेक्ट? सर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के और कारण, एयर है ना, रेजिस्टेंस। ग्रेविटी के कारण, है ना। एयर रेजिस्टेंस को अभी इग्नोर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस तो हम लेते ही नहीं है प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये जो नीचे आ रहा है वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होती, मैं इस ऑब्जेक्ट को सीधा फेंकता तो ये सीधा ही चलता रहता है ना, हमेशा सीधा चलता रहता। सोचो कैसा लगता। तो अगर ग्रेविटी है इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। यानी कि प्रोजेक्टाइल पाथ सर देखा जाए, प्रोजेक्टाइल पाथ तो ग्रेविटी की वजह से ही आ रहा है। हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधा फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, और उसका जो पाथ होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है? सोचो, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? अगर मैं इस पेन को सामने की तरफ फेंकूं तो भी ये नीचे तो आएगा। नीचे ही क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कह रहे हो सर ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? सोचो सोचो, वर्टिकल में ना, है ना भाई। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक भी रहे हो बेटा, अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंक भी रहे हो तो इस पे इसका मोशन अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ सर इसका मोशन ऐसे होगा, थोड़ी देर बाद ये यहां होगा, यहां होगा, पूरे टाइम हर वक्त इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा ना, क्योंकि हर तरफ अर्थ इसको नीचे ही खींचेगी।
तो इसमें कोई भी एक्सेलरेशन आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं सर, एक्स डायरेक्शन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस एक्सेलरेशन को आप बोल सकते हो -g। सर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हमें नजर नहीं आ रहा। तो आप देखोगे बुक्स में जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना प्रोजेक्टाइल की, जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, यही बातों को वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके या फिर डेफिनेशन की टर्म्स में लिखता है। वो बोलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन अ प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। क्या यही बातें तो मैं भी बोल रहा हूं? हम प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड पहले कंप्लीट करने दिया करो प्लीज, ठीक है ना। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है किसी प्लेन में, है ना, किसी स्पेस में या किसी प्लेन में हम किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, जहां एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। वो कहां है बेटा? नीचे की तरफ है। क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब आगे की तरफ खींचा चला जाएगा, पर ग्रेविटी तो नीचे ही खींचती है ना। आप अर्थ के ऊपर खड़े हो गए भाई, आप पृथ्वी पे खड़े हो, ये आपकी अर्थ है, देखने में फ्लैट लग रही है क्योंकि हम अर्थ के सामने बहुत छोटे हैं। वैसे तो अर्थ की शेप अलग ही होती है, राउंड होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंक रहे हो, आप सीधा किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे ही लगता रहेगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ ही खींचती रहेगी। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पूरे मोशन में सोच के बताना, आपका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है क्या? हाँ सर। और मुझे बताना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? दोबारा से बताओ। कांस्टेंट है ना। ऊपर नीचे फेंकते थे तब भी मैंने कहा था एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, इस केस में भी एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ऐसा मत सोचना सर ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, नीचे फेंकेंगे तो नीचे होगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप बार बार रिपीट करते हो, मैं बार बार डांटता हूं। ये बात याद रखना। कई बच्चे अभी भी यही सोचते हैं सर ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर, नीचे फेंकेंगे नीचे। नहीं यार, चाहे उसको ऊपर फेंको या नीचे फेंको, क्या फर्क पड़ता है? अर्थ तो नीचे ही खींच रही है, अर्थ का फोर्स तो नीचे ही है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना। सो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की चाहो तो पहले एक डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज अ मोशन, मैं बोल रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा, आपको लिखना है। चलो लिखो। इट इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a plane, it is a motion of an object in a plane, it is a motion of an object in a plane under constant acceleration, under constant acceleration, under constant acceleration or acceleration due to gravity, or under acceleration due to gravity। तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है और वो है एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, और वो एक ही डायरेक्शन में है, वो कांस्टेंट भी है, वो बदल नहीं रहा। ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सभी को क्लियर है? तो ये जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, किसी भी एग्जाम्पल में आप चेक कर लो, एक ही बात है। और एक बात याद रखना, मैंने एक चीज लिखी है, ये मोशन है ना प्लेन है, यहाँ प्लेन फिक्स्ड है। कहने का मतलब है बेटा, आपने इस बॉल को यहाँ फेंका, इसका एक प्लेन होगा बॉल का, ये बॉल हमेशा इसी प्लेन में रहेगी। प्लेन का मतलब तो आप जानते हो ना, आप किसी भी चीज को फेंकोगे, ये एक लाइन में नहीं, एक प्लेन में लाई करती है। आप इसको ऐसे फेंकोगे, ऐसे, ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 तो नहीं जा सकता ना, ऐसे तो नहीं जा सकता ना। मैंने ये पेन को अगर आपकी तरफ फेंका तो ये एक प्लेन में ही तो रहेगा ना, इसी प्लेन में तो मोशन होगा ना। ऐसा तो नहीं है इस पेन को फेंक रहा हूं, ये ऐसे 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 होता हुआ आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं आ सकता ना, ये अपना प्लेन तो बदल नहीं सकता, ये एक प्लेन में ही रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में रहता है, ये मोशन है ना प्लेन है, याद रखना। ठीक है ना। और दो डायरेक्शन में है। अब पहले हम क्वेश्चन करते थे 1D में, 1 डायमेंशन में, जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता था वो नीचे आता था, उसको आप लीनियर मोशन कहते थे, ऊपर जाके नीचे आने का। ये अब 2 डायमेंशन में, इसमें 2 डायरेक्शन को यूज करेंगे। एक डायरेक्शन को मैं x बोल दूंगा, दूसरी डायरेक्शन को मैं y बोल दूंगा, है ना। एक डायरेक्शन को x बोल दूंगा, दूसरी डायरेक्शन को y बोल दूंगा। तो ये जो मोशन है वो अब एक प्लेन में है, तो यहाँ x और y डायरेक्शन दोनों है। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को -y डायरेक्शन बोल रहे हो, और अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को x बोल रहे हो, तो यहाँ एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में ही नजर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही नजर आएगा, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन यहाँ नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? अभी इन चीजों को फिर दोबारा से भी लिखवाऊंगा मैं,
घबराओ नहीं, धीरे धीरे माहौल बनाएंगे, है ना, समझेंगे चीजों को, समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। ओके, अब कोई डाउट पूछ रहा था बीच में, बेचारा मैंने बच्चे को बोल दिया। हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ वो पैराबोला होता है हर वक्त? हाँ, वो इसका पाथ पैराबोला होता है, बट हम उसको प्रूफ करेंगे वो पैराबोला ही क्यों है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ अच्छा, ये पूछ रहे थे आप बार बार। यस सर। ओहो, मैंने ऐसे ही डांट दिया आपको ठीक है, बट वो कंप्लीट करने दिया करो ना मुझे। ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे बच्चे ने बोला सर इसको पैराबोला भी कहते हैं, इसके पाथ की जब आप इक्वेशन निकालोगे ना पैराबोला जैसी आएगी, वो हम प्रूफ करेंगे, पैराबोला जैसी इक्वेशन आपको नजर आएगी, ठीक है। ओके चलो, तो डेफिनेशन सबने लिख ली है ना, डेफिनेशन तो सबने लिख ली है। अब इंपॉर्टेंट बातों पे आते हैं, प्रोजेक्टाइल की इंपॉर्टेंट बातों पे आते हैं। अब इसके मोशन को एकदम क्या करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से इसके मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड, बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं ग्राउंड टू ग्राउंड। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका और वो ग्राउंड पे ही गिरा, मतलब मैं ऐसा केस ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट को किसी ग्राउंड से ही फेंका और ग्राउंड पे ही गिरा। यार अगर मैं इस पेन को फेंकूंगा तो ये ग्राउंड पे थोड़ी ना, आप कहोगे सर हवा में है पेन तो, है ना, बट अब मैं मान के चल रहा हूं मैं ग्राउंड पे लेट गया जमीन पे और फिर लेटे लेटे फेंक दिया, है ना, मस्ती में हूं, आराम से लेटा हुआ और ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया मैंने। तो यहां हम पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करेंगे। सो आप बड़े ध्यान से देखना, इससे इजी हो जाता है, चीजों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसको बहुत आराम से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, और पोस्टमार्टम करने में आप लोग मेरी मदद करोगे। फ्यूचर डॉक्टर और पोस्टमार्टम तो आपको आता ही होगा करना, है ना। कैसे करेंगे इसका पोस्टमार्टम? अब अगर ध्यान से देखो, यहां मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहां से फेंका गया। बड़े ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट को कहां से फेंक रहा हूं, ग्राउंड से ही फेंक रहा हूं, ठीक है। यार पेन नीचे रख दो, मुझे पढ़ाना है, सीखना है मुझे, ठीक है ना, रटना नहीं है। पेन नीचे रख दो, सीखो और मेरे को जवाब देना, ठीक है ना, नोट कर लेना बाद में, ठीक है। ओके, जरा देखो अब ध्यान से, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं, मान लो मैंने इसको यहां से फेंका और आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ऐसे फेंका है, और आपको इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी यू वेक्टर। तो यू वेक्टर क्या है हमारी, बोलो यू वेक्टर क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और आपने इसको फेंका है यू वेलोसिटी से। किससे फेंका है आपने, बोलो किसी यू वेलोसिटी से। और इसका एंगल आपने देखा सर क्वेश्चन में दे रखा है, या फिर आपको पता चला ये एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा, ठीक है ना। आप ग्राउंड को मान सकते हो एक्स डायरेक्शन, समझने के लिए आप इसको मान सकते हो एक्स डायरेक्शन, और ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मान सकते हो, प्लस वाई डायरेक्शन। सही है ना, इस डायरेक्शन को एक्स, ऊपर वाली को वाई, ठीक है। अब इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, या एक्स वाई प्लेन में है, पहले तो ये बताओ इसका मोशन किधर होगा, प्लेन में, एक्स में होगा, वाई में होगा, या एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे बोल आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, इसकी वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हो, मुझे बता सकते हो ये कंपोनेंट कितना है इसकी वेलोसिटी का, जल्दी से बताओ। साथ वाला कंपोनेंट क्या होता था, मैंने आपको बताया था, ये कितना हो जाएगा, बोलो यू कॉस थीटा। इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे लिखा करूंगा, देखो यू और नीचे छोटा सा एक्स बना दूंगा सब्सक्रिप्ट में एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बोलो u cos थीटा। क्या मतलब है इसका, इनिशियल वेलोसिटी इसकी एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और अब इसका y कंपोनेंट कौन बताएगा, y कंपोनेंट जल्दी से बताओ। अगर मैं ऊपर वाला कंपोनेंट देखूं तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ये हो जाएगा हमारा u sin थीटा। तो u sin थीटा को मैं इन शॉर्ट प्यार से uy लिख सकता हूं, uy इज u sin थीटा, ux इज u cos थीटा। uy का क्या मतलब होगा, जैसे मैंने u cos थीटा को क्या समझाया था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, तो uy का मतलब क्या होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। अब ये पार्टिकल ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, आपको पता है इसका मोशन कैसा होगा, अगर हम इसके मोशन को डिस्कस करेंगे, इसकी मोशन पे चर्चा करेंगे, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा होगा और यहां जाके ये टकरा जाएगा, ऐसा इसका मोशन होगा कुछ, देख रहे हो ध्यान से। अगर इसके पाथ को अच्छे से देखा जाए, सर थोड़ी देर बाद देखते हैं, ये पार्टिकल इधर है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इधर होगा, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इधर होगा, ऐसे ही तो चलेगा ना ये ऑब्जेक्ट, ऐसा ही तो होगा ना इसका मोशन, ठीक है। अच्छा मुझे कोई बताएगा इनिशियली इस पे एक्सेलरेशन का है, इस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, बोलो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, होगा या नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, बोलो
नीचे की तरफ होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नीचे की तरफ होगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा वाई डायरेक्शन में, कितना लिख सकता हूं, -g, -g, है ना। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नजर आ रहा है आपको, नहीं। एक्स डायरेक्शन No, में sir. यार अर्थ एक्स डायरेक्शन में थोड़ा खींच रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। अलोंग एक्स डायरेक्शन नो एक्सेलरेशन, है ना, अलोंग एक्स डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन हमारा वाई डायरेक्शन में। जब ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा तो भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा -g, थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएगा तो भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा -g। क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? यहां पे आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाओगे, थोड़ी देर बाद आपकी हाइट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। यहां पे आपकी हाइट कैसी हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा, वाई डायरेक्शन की है u sin थीटा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का बदलना, स्पीड का बदलना एक्सेलरेशन कहलाता है ना, जानते हो ना। इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना बताया हमने, x। इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी बताई, u cos थीटा। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है, क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ इसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, याद है। यानी कि इसका एक्सेलरेशन कौन सा 0 है, वाई डायरेक्शन का या एक्स डायरेक्शन का, सिर्फ एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है। तो कहीं भी जर्नी में मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ लूं वो सेम रहेगी, इसकी ux चेंज नहीं करेगा। तो आपकी जो ux है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कैसी है, बोलो, कांस्टेंट है। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलेगी। आप कहीं भी पूछ लो, आप मुझसे पूछो सर यहां इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, यहां पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। सर मैक्सिमम हाइट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, बोलो, u cos थीटा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलेगी नहीं। सर ये यहां आ जाएगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। सर ये यहां आ जाएगा तो u cos थीटा। सर ये जब टकराने वाला होगा तो भी u cos थीटा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन में बदलती ही नहीं है। क्यों नहीं बदलती, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पर वर्टिकल डायरेक्शन में आप ध्यान से देखो एक्सेलरेशन है ना, हाँ सर, नीचे की तरफ इसके पास एक एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। इसलिए आप देख रहे हो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर u sin थीटा थी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कम होने लगेगी। इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। यहां आप जाओगे तो इसकी वेलोसिटी पहले इतनी थी, अब इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ऊपर जाओगे वेलोसिटी और कम हो जाएगी, और ऊपर जाओगे और कम हो जाएगी। इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0। आप इसको ui मत लिखो, vy लिखो, है ना। ui का मतलब होता है इनिशियल, तो यहां पे इसकी जो भी वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। समझ रहे हो, मैक्सिमम हाइट का मतलब है इसकी कौन सी वेलोसिटी 0 हो गई है, वर्टिकल। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास अभी भी है, हाँ। ये मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक नहीं जाता, मैक्सिमम हाइट पे ये और ऊपर नहीं जाता। और ऊपर जाने का मतलब है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अब ये सिर्फ आगे जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0। कभी भी ये मत करना मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगा सर, वो स्ट्रेट लाइन में होता था कि मैक्सिमम हाइट पे रुक जाता था, क्योंकि उस केस में सिर्फ आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी ही होती थी जब आप ऊपर उछालते थे, हॉरिजॉन्टल होती ही नहीं थी। इस केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। फिर धीरे धीरे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आने लगेगी और बढ़ेगी, और जिससे पहले, गिरने से पहले इसकी वर्टिकल वेलोसिटी दोबारा से u sin थीटा ही हो जाएगी। अब वो नीचे की तरफ होगी, पहले ऊपर की तरफ थी, अब क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। और ये सेम एंगल से गिरेगा, पहले किस एंगल से ऊपर जा रहा था, हॉरिजॉन्टल से थीटा, और ये अब थीटा एंगल से ही नीचे गिरेगा। पर पूरे मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे ही रहेगा, यानी आपका एक्सेलरेशन हमेशा -g ही रहेगा। अभी सिर्फ यहां तक नोट करो, आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसी को मैं अगली क्लास में आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसको नोट जरूर करो, और जितना समझ में आया इसको याद रखना, क्योंकि अगली क्लास में मैं यहीं से किसी से भी पूछ लूंगा, किसी को भी खड़ा करके पूछ लूंगा मैं जी मैंने क्या बताया था। हाँ बाय सर। बाय बेटा, बाय। नोट कर लिया ना। सर एक तो डाउट है सर। हाँ बोलो बेटा। सर इस जैसे ये हम लोग अगर वीटी ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो सर वीमैक्स में एक्सेलरेशन, वीमैक्स में सर एक्सेलरेशन 0 होगा, हाँ, मतलब एक्स आप इसके दो ग्राफ बनेंगे, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। अगर आप सर सुनिए तो सर एच मैक्स में सर v 0 होगा, हाँ, और सर अगर हम लोग xt ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सर vmax पे सर उस टाइम भी एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ हाँ सर वही कंक्लूड करना चाहता था सर यहीं पे बस। हाँ हाँ, ओके सर। ठीक।
ओके बच्चों, बाय सर एवरीवन। जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। सब जा सकते, मैंने क्लास ही ओवर कर दी। बाय एवरीवन। सर सर थैंक यू सर। सर आप एरिया और एरिया रिलेटेड वाला ग्राफ में एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें कि मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना था 110 और 70 आया था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, बट हम घर में 3 से 4 बार भी ट्राई किए, बहुत बार, लेकिन उसमें 70 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, आप 90 निकाले थे डिस्प्लेसमेंट। सर गुड नाइट सर। सर